तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग एग्जाम बूस्टर के जो तुलनात्मक प्रशासन एवं राजनीति है उसका एग्जाम बूस्टर देखेंगे, यानी कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो आमंड एवं पावेल द्वारा संरचनात्मक प्रकारात्मकवाद का अनुप्रयोग था। बेसिकली स्टर्न की राजनीतिक व्यवस्था का ढांचा का अनुप्रयोग था। जो आमंड एवं पावेल ने संरचनात्मक प्रकारात्मकवाद का जो अनुप्रयोग किया था, ये स्टर्न की राजनीतिक व्यवस्था का ढांचा का अनुप्रयोग किया था। लुसियन डब्ल्यू पाई की राजनीतिक विकास की अवधारणा की 3 प्रमुख विशेषताएं हैं। पहला है समानता, दूसरा है क्षमता, तीसरा है संरचनाओं का विभिन्नीकरण। राजनीतिक आधुनिकीकरण के संदर्भ में सही कथन है। तो पहला है, पहले से मौजूद राजनीतिक संस्कृति व राजनीतिक संस्थाओं को परिवर्तन की ओर अग्रसर करना। दूसरा है, पहले से मौजूद राजनीतिक मानकों को नवीन एवं विकसित स्वरूप प्रदान करना। ये है राजनीतिक आधुनिकीकरण के संदर्भ में सही कथन। राजनीतिक घटनाओं के वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले किसी व्यक्ति के लिए एक स्वतंत्र तुलनात्मक पद्धति का विचार बेमानी लगता है। यह तर्क किसने दिया है? हेराल्ड लासवेल ने दिया है। आमंड एवं बर्वा द्वारा वर्गीकृत राजनीतिक संस्कृति में सम्मिलित नहीं है, तो संवैधानिक राजनीतिक संस्कृति इसमें सम्मिलित नहीं है। राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? गैब्रियल आलमंड ने किया था सबसे पहले इसका प्रयोग। सतत विकास का भी लक्षण नहीं है। अनियंत्रित विकास यानी अनकंट्रोल्ड डेवलपमेंट, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का तो पार्ट नहीं हो सकता है। तुलनात्मक राजनीति में कार्ल डब्ल्यू डॉयस के संचार दृष्टिकोण से संबंधित है। पहला, राजनीतिक व्यवस्था सूचना के आधार पर काम करने वाली मशीन के समान है। उसके सिद्धांत में गतिशीलता के लिए साम्य के स्थान पर समस्थिति का प्रयोग होता है। आधुनिकीकरण और क्षय के सिद्धांत की धारणा है कि हंटिंगटन की है ना। आधुनिकीकरण और पॉलिटिकल डीके कॉन्सेप्ट किसका है? हंटिंगटन का है। द इंट्रोडक्शन टू कंपैरेटिव गवर्नमेंट, ये जीन ब्लंडेल की पुस्तक है। विकास की 3 दुनियाएं, इसके पुस्तक के लेखक कौन है? इरविंग होरोविट्ज। विकास की 3 दुनियाएं, ये पुस्तक के लेखक हैं इरविंग होरोविट्ज। फिर राजनीतिक व्यवस्था विश्लेषण के अंतर्गत निवेश निर्गत विश्लेषण का संबंध है डेविड स्टर्न से। तो जो राजनीतिक संस्कृति के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है विश्वास एवं मूल्य। राजनीतिक संस्कृति शब्द युग्म का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो आमंड एवं सिडनी बर्बा ने किया था। अ सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ के लेखक हैं डेविड स्टर्न। आमंड द्वारा प्रतिपादित राजनीतिक व्यवस्था का आगत नहीं है, तो अंतःपाशी, ये इसका आगत नहीं है। लुसियन पाई के अनुसार राजनीतिक विकास के लक्षण है, तो समानता, क्षमता और विभेदीकरण। ये लुसियन पाई के अनुसार राजनीतिक विकास के लक्षण है, समानता, क्षमता एवं विभेदीकरण। अब हमको सोचिए दो को मिलाना है। तो ला पलोम्बरा की पुस्तक का क्या नाम है? पॉलिटिक्स विद इन नेशन। डेविड स्टर्न की पुस्तक का क्या नाम है? द पॉलिटिकल सिस्टम, अ फ्रेमवर्क फॉर पॉलिटिकल एनालिसिस। फिर है डब्ल्यू.जी. एंड्रूज, इनकी पुस्तक का क्या नाम है? कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। डब्ल्यू.जी. एंड्रूज की पुस्तक का क्या नाम है? कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। जीन ब्लंडेल की पुस्तक का क्या नाम है? एन इंट्रोडक्शन टू कंपैरेटिव गवर्नमेंट। अब नेक्स्ट है, टालकोट पार्थन के अनुसार एक व्यक्ति केवल 3 माध्यमों से राजनीतिक व्यवस्था में क्रियाशील होने के लिए स्वयं को तैयार करता है। वो माध्यम है व्यक्तिनिष्ठ हितों के माध्यम से, सहभागिता के माध्यम से और अपनी राजनीतिक आस्थाओं के माध्यम से। तुलनात्मक राजनीति की परंपरागत दृष्टिकोण की विशेषता है ऐतिहासिक रूप से तथ्यों और मूल्यों को परस्पर संबंधित करता है। ये डेविड स्टर्न की राजनीतिक प्रणाली की दृढ़ता की अवधारणा मूल रूप से ली गई है जैविक विज्ञान विषय से ली गई। डेविड स्टर्न ने व्यवस्था की सृजनात्मक अवधारणा प्रस्तुत किया है द पॉलिटिकल सिस्टम पुस्तक में इन्होंने किया है। स्टर्न का वैचारिक ढांचा विकसित हुआ 3 चरणों में, ये विकसित हुआ था। संरचनात्मक रूपरेखा दृष्टिकोण यानी स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क अप्रोच, ये गैब्रियल आलमंड की है। तुलनात्मक राजनीति में प्रयोगात्मक पद्धति का है सांख्यिकी विधि। तो तुलनात्मक राजनीति में प्रयोगात्मक पद्धति का उपयोग क्या है? सांख्यिकी विधि। संस्थावादी दृष्टिकोण के अग्रणी जो लेखक थे या अग्रणी विचारक थे वो जेम्स ब्राइस थे, एवी डाइसी थे और कार्ल जे फ्रेडरिक थे। मानपरक संस्थावाद जेम्स मार्च और जोहान पी ओल्सन के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये नव संस्थावाद, तो जेम्स जी मार्च और जोहान पी ओल्सन से क्या जुड़ा हुआ है? नव संस्थावाद, न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म। अपनी पुस्तक अ फ्रेमवर्क फॉर पॉलिटिकल एनालिसिस में डेविड स्टर्न राजनीतिक जीवन को मानता है व्यवहार की व्यवस्था मानता है। डेविड स्टर्न समूहों और संगठनों की आंतरिक राजनीतिक व्यवस्थाओं को संदर्भित करता है पैरा पॉलिटिकल व्यवस्थाओं के रूप में। एक राजनीतिक व्यवस्था में मांगों के अधिभार का कारण है मांगों की संख्या बहुत बढ़ जाती है। दूसरा है मांगों की संख्या कम होते हुए भी उसका दबाव बढ़ जाता है।
अमेंड एवं पावल के राजनीति प्रक्रिया विश्लेषण के रूपांतरण कार्यों में कौन-कौन शामिल है? तो हित स्पष्टीकरण शामिल है, हित समूहीकरण शामिल है, राजनीतिक संचार शामिल है और नियम निर्माण शामिल है। चार्ल्स मेरियम को राजनीति के लिए मनोविज्ञान के महत्व को समझने वाले राजनीतिक वैज्ञानिकों में प्रथम माना है, हेराल्ड लासवेल ने माना। अभिजात वर्ग सिद्धांत कारों संबंधित है तो मोस्का है, सिराइट मिल्स है, रॉबर्ट मिशेल है और जोसेफ शुम्पेटर। अभिजनों का परिसंचरण, सर्कुलेशन ऑफ एलीट, निम्न में से अभिजनों का क्रमावर्तन और अभिजनों का प्रतिस्थापन से निकटता से संबंधित है। पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी के लेखक हैं सैमुअल हंटिंगटन। पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी के लेखक हैं सैमुअल हंटिंगटन। अब हमें पुस्तक सोची 1 को सोची 2 से मिलाना है तो राजनीतिक विकास के चरण, ये केनेथ ऑर्गेन्स्की की पुस्तक है। राजनीतिक विकास के संकट, लुसियन पाई की पुस्तक है। फिर राजनीतिक संस्कृति का वर्गीकरण, ये अल्मंड एवं पावल से रिलेटेड है। फिर राजनीतिक दलों का वर्गीकरण, ये ला पलोम्बरा एवं मायरन बीनर से रिलेटेड है। राजनीति विज्ञान की एक उपशाखा के रूप में तुलनात्मक राजनीति के विकास में योगदान किया है, हेराल्ड लास्की ने किया है। राजनीतिक विकास का सूचक नहीं है तो भाईचारा राजनीतिक विकास का सूचक नहीं। राजनीतिक व्यवस्था का प्राथमिक कार्य नहीं है तो हित वृद्धि राजनीतिक व्यवस्था का प्राथमिक कार्य नहीं है। राजनीतिक व्यवस्थाओं को राजनीतिक प्रजातंत्र, परिरक्षण प्रजातंत्र, आधुनिकी अल्पतंत्र, सर्वसत्तावाद, सर्वसत्तात्मक अल्पतंत्र और पारंपरिक अल्पतंत्र से वर्गीकृत किया है एडवर्ड सिल्स ने। अब है राज्य के ऐतिहासिक विकास का सही क्रम क्या है? तो पहले पूर्वी राज्य बने, फिर रोमन साम्राज्य का निर्माण हुआ, फिर सामंती राज्य आए और फिर राष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ। अभिजन की बहुलता से शासन समझौते का व्यवसाय बन जाता है, यह रेमंड ओरा का मानना है। अर्थतंत्र का लौह नियम यानी आयरन लॉ ऑफ ऑलिगार्की, ये किसने दिया है? मिशेल्स ने दिया है। द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत तुलनात्मक राजनीति के अध्ययनकर्ताओं के समक्ष आमंड ने जो नए उद्देश्य रखे उनमें सम्मिलित नहीं है संस्थावाद की खोज, ये शामिल नहीं था। तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में इतिहासवाद के पतन का कारण नहीं था तो सांस्कृतिक परमवाद इसके पतन का कारण नहीं था। फिर है संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण, राजनीतिक प्रणाली को एक सुसंगत जो अपने वातावरण को प्रभावित करती है और बदले में प्रभावित होती है के रूप में देखता है। तुलनात्मक अध्ययन में अरस्तू की विधि थी तो वैज्ञानिक विधि थी। अरस्तू की राज्यों और सरकारों का तुलनात्मक अध्ययन की विरासत ने प्रेरित किया था ओकहम के विलियम को। एक निरंतर प्रक्रिया है तो राजनीतिक समाजीकरण एक निरंतर प्रक्रिया है। राजनीतिक संचार सिद्धांत से संबंधित है तो कॉल्डाइस है, जेन ब्लॉन्डेल है और रिचर्ड स्नाइडर है। पॉलिटिकल डिके यानी राजनीतिक ह्रास की अवधारणा का संबंध है सैमुअल पी हंटिंगटन से। हंटिंगटन ने राजनीतिक विकास को लोचशीलता बिंदु के माध्यम से प्रकट नहीं किया था। आमतौर पर परिधि देश यानी कि जो पेरिफेरियल नेशन होते हैं निर्भर होते हैं तो ये निर्मित सामान के लिए यानी फिनिश्ड गुड के लिए निर्भर होते हैं। यहाँ पर रॉ मटेरियल पाया जाता है जो पेरिफेरी देश होते हैं और फिनिश्ड गुड रॉ मटेरियल जाता है कहाँ? डेवलप्ड कंट्री में, और वहां से फिनिश्ड गुड कहाँ आता है? इन्हीं अनडेवलप्ड कंट्रीज में। क्रांति की तुलना बुखार से क्रेन ब्रिटेन ने की है। क्रांति की तुलना बुखार से किसने की है? क्रेन ब्रिटेन ने की है। जैव राजनीति की अवधारणा को प्रस्तुत किया है फूको ने। बायो पावर कॉन्सेप्ट किसने दिया है? कौन दिया है? सभ्यताओं का टकराव, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन का विचार सबसे पहले सैमुअल पी हंटिंगटन ने दिया था। मध्यकालीन युग को आधुनिक युग देने का काम किया है पुनर्जागरण, सुधार आंदोलन और राष्ट्रीय राज्य ने। मध्ययुग की विशेषताएं हैं सामंतवाद, पोप की शक्ति का विकास और मूल्यों का आदर। राजनीति विज्ञान की निर्देशात्मक पद्धति का प्रस्तावक है माइकल ऑक्सफोर्ड। राजनीतिक संचार के इलाके में प्रमुख विचारधारा मॉडल के सबसे प्रभावशाली संस्करण विकसित किया है तो नोम चॉम्स्की और एंडरसन ने। कॉल्डाइस द्वारा व्यक्त संचार सिद्धांत संचार के सूचना सिद्धांत और साइबरनेटिक्स मॉडल से लिया गया है। गैब्रियल आलमंड के अनुसार सभी राजनीतिक व्यवस्था के लिए आम है सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं में सरल व्यवस्थाओं में भी राजनीतिक संरचना और सहवर्ती राजनीतिक कार्य होते हैं। लुसियन पाई द्वारा राजनीतिक विकास के पहलू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट किताब में राजनीतिक विकास की सही परिभाषा बताई गई है। वह क्या है? वह यह है कि राजनीतिक विकास आर्थिक विकास के राजनीतिक आधार को संदर्भित करता है। राजनीतिक विकास आर्थिक विकास के राजनीतिक आधार को संदर्भित करता है। वह सिद्धांत का जो द रूलिंग क्लास के लेखक हैं गितानो मोस्का है। आमंड की राजनीतिक व्यवस्था की विशेषताओं के संबंध में क्या सही है? तो इसमें पहला है कि सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं की राजनीतिक संरचनाएं होती हैं और सभी राजनीतिक व्यवस्थाएं सांस्कृतिक मायने में मिश्रित व्यवस्थाएं होती हैं। अब नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है तो राजनीतिक आधुनिकीकरण ये एडवर्ड ए सिल्स की ने दिया है। राजनीतिक विकास का जो वर्णन है
राजनीतिक आधुनिकीकरण के रूप में किसने कहा है? एडवर्ड सेस ने कहा है। लोकतंत्र का निर्माण यानी राजनीतिक विकास को लोकतंत्र का निर्माण किसने कहा है? एम लिपसेट ने। फिर है राष्ट्र राज्य का प्रचालन, ये टालकॉट पार्सन ने कहा है। प्रशासन और विधायी विकास, ये जे रोनाल्ड पिनाक बोलते हैं। फिर है राजनीतिक संस्कृति के परिवर्ती S.E. फाइनर द्वारा सुझाए गए हैं। तो परिपक्व राजनीतिक संस्कृति के जो बहुत सारे एक प्रकार से क्लासिफिकेशन है, वो क्या क्या है? तो एक तो परिपक्व राजनीतिक मैच्योर पॉलिटिकल कल्चर होता है, फिर है डेवलप्ड पॉलिटिकल कल्चर और एक लोअर पॉलिटिकल कल्चर होता है। पावेल के अनुसार किसी राष्ट्र की राजनीतिक संस्कृति 3 स्तरों पर इसको आंका जा सकता है। तो राजनीतिक व्यवस्था स्तर पर, दूसरा प्रक्रिया स्तर पर, तीसरा नीति स्तर पर। आधुनिकीकरण को सामान्यतः साजिश माना जाता है, तो इसे पश्चिमीकरण के, यूरोपीकरण के, राष्ट्र राजतंत्र के उदय के या औद्योगिकरण के इसको समतुल्य माना जाता है। तुलनात्मक राजनीति की परिभाषा दलों, हितों और नेतृत्व संरचना से मुख्य रूप से संबंधित होने के रूप में दी, ये राय सी मैगडिस और वार्ड ने दी है। द प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक पुस्तक के लेखक थे जीन ब्लॉन्डेल। द प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक के लेखक कौन थे? जीन ब्लॉन्डेल थे। G.A. आर्मेंड के अनुसार तुलनात्मक रूप में सजातीय संस्कृति में पाया जाता है विकसित देश। संस्थान में संचार का व्यवस्थित अनुक्रम है सेंडर, इनकोडिंग, मैसेज और चैनल। जो संस्थान होते हैं या जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, उसमें संचार का जो सही अनुक्रम होगा तो एक तो सेंडर होगा, फिर इनकोडिंग होगी, है ना, फिर मैसेज दिया जाएगा, फिर एक चैनल होगा, फिर यहाँ पर एक प्रकार से डिकोडिंग होगी और एक रिसीवर होगा। संस्थावाद और नव संस्थावाद के मध्य मौलिक अंतर को मुख्यतः प्रयोगात्मक सिद्धांत पर आधारित किया जा सकता है। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन का अर्थ है संघर्ष प्रमुख रूप से वैचारिक व आर्थिक न होकर सांस्कृतिक चरित्र का होगा। सैमुअल पी हंटिंगटन के लोकतांत्रिकरण की लहर विश्लेषण में भारत द्वितीय लहर में शामिल है। किसी अन्य को निकृष्ट बनाए बिना कुछ को उत्कृष्ट बनाना संबंधित है पेरेटो के इष्टतम का सिद्धांत यही है। जो पेरेटो ऑप्टिमलिटी का जो सिद्धांत है वो क्या है कि किसी अन्य को निकृष्ट बनाए बिना कुछ को उत्कृष्ट बनाना। नारीवादियों का तर्क है कि महिला मूल्य मुख्यतः आधारित है, तो प्रदत्त सामाजिक भूमिकाओं पर ये आधारित है, जो हमें सोशल रोल दिए गए हैं वो उन पर आधारित है। बहुसंस्कृतवाद के अंतर्गत वो प्रवासी जाति सांस्कृतिक समूह जिन्हें कभी भी नागरिक बनने का अवसर नहीं मिला क्या कहलाते हैं? तो मैक्टिक्स कहलाते हैं। केनेथ ऑर्गेन्स्की के अनुसार राजनीतिक विकास की अवस्थाओं का सही क्रम क्या है? तो पहले तो एकीकरण होता है, फिर औद्योगिकरण होता है, फिर राष्ट्रीय कल्याण होता है, फिर प्रचुरता आती है। राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा में सम्मिलित नहीं है, तो योग्यता की खोज ही राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा में शामिल नहीं है। तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के लिए द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व परंपरागत उपागम अधिक प्रचलित था। डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी के लेखक है कोवा ये डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी के लेखक है। शास्त्रीय राजनीतिक सिद्धांत का प्रभावी समर्थक है दांत जर्मिनो। डेविड एप्टर का नाम राजनीतिक आधुनिकीकरण अवधारणा के साथ जुड़ा है। राजनीतिक विचारक जिसने सबसे पहले तुलनात्मक राजनीति का आरंभ किया था अरस्तु थे। राजनीतिक व्यवस्था की संरचनाओं एवं प्रकारों के आधार पर व्याख्या करता है ऑर्मेंड करता है। संरचनात्मक प्रकारात्मक उपागम के अनुसार एक राजनीतिक व्यवस्था कार्य करती है, 4 प्रकार के कार्य करती है एक राजनीतिक व्यवस्था। फिर है संचार सिद्धांत का जनक किसे माना जाता है? कॉल्डाइस को माना जाता है। द नर्व्स ऑफ द गवर्नमेंट पुस्तक के लेखक कॉल्डाइस हैं। अमन एवं बर्बर द्वारा वर्गीकृत राजनीतिक संस्कृति में सम्मिलित तो पहला है संकुचित नैरो पॉलिटिकल कल्चर, दूसरा है प्रजाभावी राजनीतिक संस्कृति यानी जिसे हम सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर कहते हैं, और तीसरा है सहभागी पॉलिटिकल कल्चर या जिसे हम पार्टिसिपेटिव पॉलिटिकल कल्चर कहते हैं। तुलनात्मक राजनीति के परंपरागत उपागम के अंतर्गत उपेक्षा की गई है अनुभाविक अन्वेषण की। रचनात्मक प्रकारात्मक संबंध का सिद्धांत का संबंध है राज्य की कार्यविधि से। एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट राजनीतिक विकास की रूपरेखा नामक ग्रंथ के लेखक हैं लुसियन पाई है। परंपरागत उपागम की विशेषता नहीं है, तो अनुभववादी अध्ययन इसकी विशेषता नहीं है। राजनीतिक आधुनिकीकरण की समस्या है एकता की समस्या, सरकारों की स्थिरता, नेतृत्व एवं जनता में संवाद की कमी। आधुनिकीकरण का अभिप्राय है विचारों व मूल्यों में परिवर्तन। आधुनिकीकरण का मौलिक तत्व नहीं है, तो घटती हुई बुद्धि संगतता ये आधुनिकीकरण का मौलिक तत्व नहीं है। डेविड ईस्टन इतिहासवाद के कारण राजनीतिक सिद्धांत के पतन के लिए उत्तरदायी नहीं मानते हैं लियोस्टास को। तो
डेविड स्टर्न इतिहासवाद के कारण राजनीतिक सिद्धांत के पतन के लिए उत्तरदायी नहीं मानते हैं किसको? लियो स्ट्रॉस को। अनौपचारिक नियमों के अध्ययन के लिए नव संस्थावाद ने जो अपनाया हुआ है समाजशास्त्री उपागम, तो इसने सोशियोलॉजिकल अप्रोच को अपनाया है अनौपचारिक नियमों के अध्ययन के लिए। नव संस्थावाद ने जो एक प्रकार से उपागम अपनाया उसे हम समाजशास्त्री उपागम कहते हैं, सोशियोलॉजिकल अप्रोच कहते हैं। जेम्स मार्च एवं जॉन पी ओल्सन का संबंध नव संस्थावाद की मानकीय नॉर्मेटिव इंस्टीट्यूशनलिज्म इसका संबंध है। एडवर्ड सिल्स द्वारा वर्णित राजनीतिक आधुनिकीकरण पर आधारित राजनीतिक व्यवस्था के सर्वाधिकारवादी वर्गतंत्र रूप में एक विशेष विचारधारा के लिए प्रतिबद्धता सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। राजनीतिक विकास के जिस लक्षण को लुई पाई समानता कहता है, उसे आयमंड द्वारा क्या कहा जाता है? सांस्कृतिक लौकिकरण कहा जाता है। वह विद्वान जिसने राजनीतिक विकास को सीमित आधुनिकीकरण और जन आधुनिकीकरण इन दो चरणों में वर्गीकृत किया है वो है आइजेस्टेड। अर्थशास्त्र और राजनीति के प्रभाव का अध्ययन करती है तो राजनीतिक अर्थव्यवस्था। एक देश की आर्थिक नीतियों की जांच करती है राजनीतिक अर्थव्यवस्था। तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन का वह उपागम जो यह मानता है कि विनिश्चय निर्माता अपने साध्य को प्राप्त करने के लिए साधनों का कुशल प्रयोग कर सकते हैं। विवेकपूर्ण चयन सिद्धांत रैशनल चॉइस अप्रोच ये मानती है। राष्ट्रों, क्षेत्रों और व्यक्तियों के मध्य सांस्कृतिक भिन्नताओं को समतल कर देता है सांस्कृतिक वैश्वीकरण। राजनीतिक प्रक्रिया और राजनीतिक संस्थाओं के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान ग्रीक ने दिया है, ग्रीक के विचारकों ने दिया है। राजनीतिक विकास का तात्पर्य है राजनीतिक नेतृत्व के विकास से इसका संबंध है। राजनीतिक समाजीकरण का एक कारक एजेंट नहीं है प्राकृतिक विज्ञान। द पावर एलीट पुस्तक के लेखक हैं सी राइट मिल्स। संस्थागत समूह की खास विशेषता है संस्थागत समूह सरकारी तंत्र का भाग होता है। गैब्रियल आर्मंड के अनुसार सभी राजनीतिक व्यवस्था के लिए आम है। पहला, सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं में सरल व्यवस्थाओं में भी राजनीतिक संरचना और सहवर्ती राजनीतिक कार्य होते हैं। फिर है ईस्टर्न और डेनिस के अनुसार आरंभिक स्तर पर राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया में एक स्तर है राष्ट्रीय विधायिका, न्यायपालिका और मतदान के व्यवहार की तरह अव्यक्तिक राजनीतिक संस्थाओं को मान्यता प्रदान करने के लिए। राजनीतिक संचार के इलाके में प्रमुख विचारधारा मॉडल के सबसे प्रभावशाली संस्करण विकसित किया है नोम चॉम्स्की एवं एंडरसन ने। राजनीतिक संस्कृति तथा शासन के स्थायित्व के बीच कोई सीधा संबंध नहीं है, यह लिचफार्ड बोलता है। सी राइट मिल्स की रचना द पावर एलीट जो कि 1956 में आती है ने संयुक्त राज्य अमेरिका के विकसित पूंजीवाद में अभिजनों का समान विश्लेषण प्रस्तुत किया है। राजनीतिक सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण कार्य केवल राजनीतिक व्यवहार को दर्शाना नहीं बल्कि यह भी दर्शाना होता है कि इसका क्या अर्थ है। यह दर्शाने के लिए कि किसी प्रथा का क्या अर्थ है अथवा इसका क्या अर्थ होना चाहिए। राजनीतिक सिद्धांत उसको बदल सकता है जो वह है। यह कथन G.H. सेवाइन का है। वर्ष 1960 में आर्मंड एवं पावल द्वारा संरचनात्मक प्रकारात्मकवाद का अनुप्रयोग था। ईस्टर्न की राजनीतिक व्यवस्था का ढांचा का अनुप्रयोग था। अर्थव्यवस्था मूल्य मुक्त है परंतु राजनीतिक अर्थव्यवस्था 18वीं सदी के वैचारिक पराजय के संदर्भ में शुरू होती है। टिप्पणी शुम्पीटर की है। राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा का सबसे पहले प्रयोग किसने किया है? गैब्रियल आर्मंड ने किया था। स्थिति निर्धारण राजनीतिक संस्कृति के मूल प्रकार का भाग नहीं है, व्यक्तिक स्थिति निर्धारण। फिर राजनीतिक विकास में प्रगतिवादी तुलनावादी बल नहीं देते हैं, तो ये आधुनिकीकरण पर बल नहीं देते हैं। आधुनिकीकरण और अपक्षय के सिद्धांत का निर्माता है हंटिंगटन। वह सिद्धांत जिसका यह मत है कि जैसे ही समाज का विकास होगा वह पूंजीपति लोकतंत्र बन जाएगा, इसमें मूल्यों और अभिलक्षणों का एक सम्मिलित समुच्चय होगा, आधुनिकीकरण सिद्धांत है ये। क्रांति का अभिप्राय किसी एक भूभागी राजनीतिक सत्ता को चलाने वाली किसी प्रभारी समूह का किसी अन्य समूह द्वारा सख्त आकस्मिक प्रतिस्थापन। यह कथन क्रेन ब्रिंटन का है। नव संस्थावाद बल देता है संस्थाओं पर न कि व्यक्तियों पर। राजनीतिक समाजीकरण का संबंध है राजनीतिक विचारों की निर्माण प्रक्रिया से। जन भागीदारी संस्कृति संबंधित थी तत्कालीन साम्यवादी शासन से। अभिजनवाद को एक आर्थिक उपागम प्रदान किया बरहम ने। शास्त्रीय परंपरा का उल्लेख एपिक थ्योरी के रूप में किसने किया है? सेल्डन वालिन ने किया है। फिर है ऐसे फाइनल द्वारा वर्णित राजनीतिक संस्कृतियों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है, मध्यम वर्गीय राजनीतिक संस्कृति सम्मिलित नहीं है। हंटिंगटन आधुनिकीकरण सिद्धांत का आलोचक है क्योंकि इस सिद्धांत में ध्यान नहीं रखा गया है इसका पारंपरिक समाज में अनेक स्पर्धी मूल प्रणालियों तथा संस्कृतियों की उपस्थिति का। एक लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था के आगतों और निर्गतों के बीच संबंधों का सूचक है अनुक्रियात्मक क्षमता।
निवेश कार्यों यानी इनपुट फंक्शन का सही क्रम क्या होता है? पहला है राजनीतिक समाजीकरण और भर्ती, दूसरा है हित अभिव्यक्तिकरण, तीसरा है हित समुच्चयन, चौथा है राजनीतिक संप्रेषण। लुसियन पाई के अनुसार राजनीतिक विकास की मुख्य विशेषता है समानता, समर्थता एवं विभेदीकरण। राजनीतिक समाजीकरण के प्राथमिक अभिकर्ता है परिवार और सामाजिक वर्ग। हरवाड़ी में किए गए परिवर्तनों से सुरक्षा प्रदान करता है एक कठोर संविधान। दलीय झड़पों का शिकार नहीं हो सकता है एक कठोर संविधान। अब सूची एक को सूची को 2 से मिलाना है तो एसपी हंटिंगटन का कॉन्सेप्ट क्या है? राजनीतिक पतन यानी पॉलिटिकल डीके। रॉबर्ट डहल ने पॉलियार्की कॉन्सेप्ट दिया है, बहुतंत्री लोकतंत्र का कॉन्सेप्ट दिया है, पॉलियार्की का कॉन्सेप्ट दिया है। फिर है केनेथ बोल्डिंग ने राजनीतिक अनुरूपण का कॉन्सेप्ट दिया है। फर्नेडो एच कार्डोसो ने संबंधित विकास निर्भरता का कॉन्सेप्ट दिया। कार्डोसो ने संबंधित विकास निर्भरता का सिद्धांत दिया है। फिर रॉबर्ट डहल ने पॉलियार्की द पार्टिसिपेशन एंड अपोजिशन, ये इसकी रचना है रॉबर्ट डहल की। लिप्सेट की पॉलिटिकल मैन पुस्तक है। स्कमीट कार्ल इसकी पुस्तक है लीगैलिटी एंड लेजिटिमेसी। रोजर चार्ल्टन की पुस्तक है पॉलिटिकल रियलिटीज कंपैरेटिव गवर्नमेंट। संविधान एवं संविधानवाद, परिभाषा और वर्गीकरण। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। अमेरिका का संविधान उपराष्ट्रपति को ऊपरी सदन के पदेन अध्यक्ष के रूप में बनाना, इसका मतलब कहीं ना कहीं बन जाता है। तो अमेरिका के संविधान में उपराष्ट्रपति ऊपरी सदन के पदेन अध्यक्ष के रूप में स्थापित होता है। कनाडा का संविधान संघ सरकार में अवशिष्ट शक्तियां निहित होती हैं। ऑस्ट्रेलिया के संविधान में समवर्ती सूची जिस पर राज्य और केंद्र का अधिकार क्षेत्र समान होता है, वही कंकरेंट लिस्ट इस पर केंद्र और राज्य दोनों का अधिकार होता है। जापान का संविधान विधि द्वारा स्थापित है ना, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ पर आधारित है। वित्त के शासन से घनिष्ठ संबंध है सीमित सरकार का। लिखित और अलिखित संविधानों में केवल मात्रा का अंतर है, प्रकार का नहीं है, गार्नर बोलता है। व्यक्ति के शासन की अपेक्षा विधि का शासन अधिक अच्छा होता है, ये डायसी कहता है। संविधानवाद की विशेषता नहीं है पार्टी आधारित अवधारणा, पार्टी आधारित अवधारणा संविधानवाद की विशेषता नहीं है। वेस्ट मिनिस्टर रूपी संविधान ब्रिटेन देश में माना जाता है। संविधानवाद एक पूर्व शर्त माना जाता है लोकतांत्रिक सरकार के लिए। ब्रिटिश संविधान का अस्तित्व नहीं है, डी टॉकविले ने ऐसा बोला है। विचार किसने व्यक्त किया है? ब्रिटिश संविधान का अस्तित्व नहीं है, डी टॉकविले ने ऐसा विचार व्यक्त किया है। फिर अमेरिका का संविधान ये 1789 में डेवलप होता है। फिर स्विट्जरलैंड का संविधान 1848 में अस्तित्व में आता है। कनाडा का संविधान 1867 में से आता है। भारत का संविधान 1950 में लागू होता है या अस्तित्व में आता है। पिनाक और स्मिथ के अनुसार संविधानवाद के अनिवार्य तत्व हैं। तो पहला है संविधान अपरिहार्य संस्थाओं का अभिव्यक्तक है। संविधान राजनीतिक शक्ति का प्रतिबंधक, संविधान विकास का निदेशक है, संविधान राजनीतिक शक्ति का संगठन करता है। संविधान के उद्देश्य हैं तो राज्यों को मजबूती प्रदान करना, फिर है मूल्यों और लक्ष्यों को एकजुट करना और शासन को बेहतर प्रदान करना, यही है संविधान का उद्देश्य। अब अमेरिका में जब राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है यानी इस्तीफा, मृत्यु या महाभियोग आदि आता है तो राष्ट्रपति का पदभार कौन ग्रहण करता है? तो उपराष्ट्रपति पदभार ग्रहण कर लेता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की राजनीतिक प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि न्यायालय उसी दिशा में कार्य करता है जो गठबंधन राष्ट्रीय सरकार को नियंत्रित करती है। दृष्टिकोण किसने दिया है? तो रॉबर्ट डहल ने दिया। यदि राजनीतिज्ञों को अपने निर्णय का प्रयोग करने की अनुमति दी जाती है तो वे उस लाभ का उपयोग अपने स्वयं के स्वार्थ को आगे बढ़ाने के लिए करेंगे। संविधान के बिना सरकार अधिकार विहीन सत्ता है, यह विचार किसने दिया है? थॉमस पेन का है। न्यायिक निर्णय निर्माण का अभिव्यक्तिक प्रतिमान संबंधित है संयुक्त राज्य अमेरिका से। यूनाइटेड किंगडम की व्यवस्थापिका के ऊपरी सदन में प्रतिनिधित्व का आधार वर्ग होता है। शक्तियों का पृथक्करण वास्तव में केवल व्यवस्थापिका की सहूलियत है, न कि कभी समाप्त होने वाली निरूढ़ी। कठोर अर्थ में यह कभी व्यवहारिक नहीं हो सकती है, तर्क प्लास्की ने दिया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के अब तक के एकमात्र मनोनीत राष्ट्रपति हैं जेराल्ड रुडोल्फ फोर्ड। विधि की उचित प्रक्रिया, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, न्यायिक व्यवस्था का एक आवश्यक लक्षण है यूएसए में। ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ ये जापान का है या ब्रिटेन में भी प्रचलित है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ यूएसए में प्रचलित है। एक व्यवस्थापिका जो मंत्रिपरिषद के समक्ष निर्बल है तथा एक मंत्रिपरिषद जो राष्ट्रपति के समक्ष निर्बल है, फ्रांस देश की शासन व्यवस्था की विशेषता दर्शाता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र वाला देश स्विट्जरलैंड है।
अमेरिकी संविधान में बिल ऑफ राइट्स जोड़ा गया है प्रथम 10 संशोधनों द्वारा। एक दलीय पद्धति है, चीन में है। और विचारक जिसको अमेरिकी संविधान निर्माताओं का बौद्धिक जनक कहा जाता है तो मोंटेस्क्यू है। फिर है प्रशासनिक विधि यानी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ये फ्रांस में है। न्यायाधीशों की आजीवन नियुक्ति यूएसए में होती है। सीनेट सभा में राज्यों का एक समान प्रतिनिधित्व संयुक्त राज्य अमेरिका में होता है और विधि का शासन इंग्लैंड में। राजस्व विधेयक में संशोधन करने की शक्ति अमेरिका सीनेट में है। राजस्व विधेयक प्रस्तुत करने की विशिष्ट शक्तियां कॉमन सभा में है। अमेरिकी संविधान में 15वां एवं 14वां संशोधनों में विधायी एवं कार्यकारी कृत्यों की न्यायिक समीक्षा के संबंध में विधि की सम्यक प्रक्रिया ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का उल्लेख किया गया है। चीन के कानून बनाने वाले सर्वोच्च संस्था के रूप में मानी जाती है तो एनपीसी। दोहरी नागरिकता की प्रणाली स्विट्जरलैंड और अमेरिका में प्रचलित है। यूरोपीय विद्वान जिसके द्वारा शक्तियों के विभाजन के बारे में अमेरिकी मॉडल को प्रभावित किया गया मोंटेस्क्यू है। हाल ही में हांगकांग में लोकतंत्र समर्थक आंदोलन में प्रदर्शित विरोध का प्रतीक है पीला छाता, येलो अम्ब्रेला। वह देश जहां एक बहुदलीय प्रणाली नहीं है, चीन। सर्वोच्च न्यायालय को कांग्रेस का तृतीय सदन कहा है, लास्की ने कहा है। विधि की उचित प्रक्रिया संयुक्त राज्य अमेरिका देश की न्याय व्यवस्था का आवश्यक लक्षण है। भारतीय संघवाद अमेरिकी संघवाद के इसलिए निकट है कि दोनों देशों में एक सर्वोच्च न्यायालय है। भारतीय और अमेरिकी संविधान में जिस बिंदु पर समानता पाई जाती है वह है केंद्र एवं राज्यों के बीच उत्पन्न विवाद में सर्वोच्च न्यायालय विवाद निपटाता है। अमेरिका में द बिल ऑफ राइट्स पहले 10 संशोधनों में अन्य बातों के साथ साथ सम्मिलित है सभा करने का अधिकार, शस्त्र वहन करने का अधिकार, शीघ्र वाद सुनवाई का अधिकार, अनुपयुक्त तफ्तीश के विरुद्ध सुरक्षा का अधिकार। फिर है अमेरिकी संविधान का वह अनुच्छेद जो राष्ट्रपति के कार्यालय से संबंधित है, अनुच्छेद 2 है। ब्रिटिश संसद के निम्न लोकप्रिय या प्रत्यक्ष निर्वाचित शक्तिशाली सदन है कॉमन सभा। सीनेट की अध्यक्षता करने वाले प्रधान अधिकारी उपराष्ट्रपति हैं। अब हम निर्वाचक प्रणाली और देश देखेंगे तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम संयुक्त राज्य अमेरिका में है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। द्वितीय मतदान प्रणाली फ्रांस में है। वैकल्पिक मतदान प्रणाली ऑस्ट्रेलिया में है और अतिरिक्त सदस्य प्रणाली ये जर्मनी में है। याद रखिएगा, एक बार फिर से देख लेते हैं। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम ये यूएसए में है, भारत में भी है। द्वितीय मतदान प्रणाली फ्रांस में है। वैकल्पिक मत प्रणाली ऑस्ट्रेलिया में है। अतिरिक्त सदस्य प्रणाली ये जर्मनी में है। न्यायपालिका की उच्चता पाई जाती है यूएसए में। अमेरिकी राष्ट्रपति के निर्वाचन में यदि किसी उम्मीदवार को अपेक्षित बहुमत नहीं मिलता है तो निर्णय के लिए भेजा जाता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के पास। अब हम सोचिए 182 से मिलाना है तो फर्स्ट पार्ट द पोस्ट सिस्टम भारत में भी है। 2 राउंड्स ऑफ सिस्टम ये मिस्र में है। लिस्ट सिस्टम ये ब्राजील में है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम ये आयरलैंड में है। संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति को अंतिम रूप प्रदान करता है तो राष्ट्रपति प्रदान करता है। फ्रांसीसी संविधान को अनुच्छेद जो प्रधानमंत्री को विधायिका में विधायी पहल देता है अनुच्छेद 39 है। अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्रों की अध्यक्षता करते हैं उपराष्ट्रपति। सीनेट की कुल सदस्यों की संख्या है 100। फ्रांस की व्यवस्थापिका का निचला सदन है चैम्बर ऑफ डिप्यूटीज। संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, कनाडा है ये संघीय राज्य है। वेस्टमिंस्टर रूपी संविधान ब्रिटेन में पाया जाता है। वह विधि जो राष्ट्र के मौलिक विधि के रूप में मानी जाती है संवैधानिक विधि कहलाती है। वह देश जिसके संविधान में संशोधन जनमत संग्रह द्वारा किया जाता है स्विट्जरलैंड है। विधि के शासन से घनिष्ठ संबंध रखता है संविधानवाद। विकसित संविधान का उदाहरण है ब्रिटिश या ब्रिटेन। वर्तमान समय में संवैधानिक राजतंत्र है इंग्लैंड। हम एक संविधान के अंतर्गत कार्य करते हैं किंतु संविधान वह है जैसा कि न्यायाधीश बताते हैं यह किसने कहा है या जिस न्यायपालिका के विषय में है तो संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में कहा गया। संविधानवाद होता है गतिशील होता है संविधानवाद। वह विचारक जो संविधान और संविधानवाद में अंतर नहीं मानता है C.F. स्ट्रॉन्ग ये संविधान और संविधानवाद में अंतर नहीं मानता है। वह विचारक जो पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में संविधानवाद का जनक माना जाता है अरस्तू। नेक्स्ट है अमेरिकी प्रणाली में निहित शक्तियों का अर्थ है कि संघीय सरकार को वे शक्तियां भी मिल सकती हैं जो संविधान में स्पष्ट उल्लेखित नहीं। एक संवैधानिक राज्य वह है जिसमें सरकार की शक्तियां, शासितों के अधिकार व दोनों के पारस्परिक संबंध अभियोजित होते हैं। यह विचार दिया है C.F. स्ट्रॉन्ग ने। अलिखित संविधान समानता अपनाता है रीति रिवाज एवं प्रचलन को, न्यायिक निर्णय को और विभिन्न समयों पर निर्मित संविधि को। संविधान को शक्ति संबंधों की आत्मकथा हरमन फाइनर मानता है। एक कठोर संविधान वह है जिसे विधि निर्माण की समान प्रक्रिया संशोधित नहीं किया जा सकता है। स्वेच्छाचारी शासन का विलोम है संवैधानिक सरकार। संवैधानिक सरकार के अस्तित्व हेतु आवश्यक पूर्व शर्त है सीमित सरकार। एक संवैधानिक शासन की विशेषता है मौलिक अधिकार, सीमित सरकार और विधि का शासन। संवैधानिक शासन की संकल्पना की उत्पत्ति खोजी जा सकती है तो प्राचीन यूनानी काल में खोजी जा सकती है।
C.F. स्ट्रॉन्ग ने संविधान का कार्य बताया है सरकार के निरंकुश कार्यों को सीमित करना। वह देश जिसका संविधान नमनीय तथा विकसित है ब्रिटेन है। लचीले संविधान का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण ब्रिटेन है। संवैधानिक शासन की प्रमुख विशेषताएं हैं तो निर्मित संविधान होता है, विधि का शासन होता है, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है। फिर संविधान के बिना राज्य न होकर अराजकता का शासन होगा, यह कथन जेलिनेक का है। वह संविधान जो शक्तियों के वितरण में अपशिष्ट शक्तियां केंद्र को प्रदान करता है, कनाडा का संविधान है। वह देश जिसके बारे में यह कहा जा सकता है कि वहाँ कोई संविधान नहीं है, ग्रेट ब्रिटेन। एक अच्छे संविधान के आवश्यक तत्व है सुनिश्चितता, संक्षिप्तता, परंपराएं, नमनीयता एवं कठोरता का मिश्रण। दुष्परिवर्तनशील संविधान वह है जो सामान्य विधि निर्माण प्रक्रिया से संशोधित नहीं होता है। संवैधानिकवाद की पश्चिमी अवधारणा की मुख्य विशेषता है विधि का शासन, प्रतिनिधि संस्थाएं, सख्त लोकमत। वह देश जिसके प्रत्येक राज्य का अपना अलग संविधान है, संयुक्त राज्य अमेरिका है। अमेरिकन संवैधानिक व्यवस्था का हिस्सा नहीं है, सामूहिक उत्तरदायित्व। हम संविधान के अधीन है पर संविधान वह है जो न्यायाधीशों द्वारा मान्य हो या भारत और अमेरिका दोनों पर लागू होता है। संवैधानिक उपागम संबंधित है जेम्स ब्राइस। लिखित और अलिखित संविधानों के बीच केवल मात्रा का भेद है, प्रकार का नहीं। ये किसने कहा है? ये गार्नर ने कहा। संवैधानिक शासन का अर्थ है संविधान की व्यवस्था के अनुरूप शासन। दूसरा है विधि के नियम पर आधारित शासन। तीसरा है लोकतंत्रात्मक सरकार। संविधान उन नियमों को कहते हैं जो सर्वोच्च सरकार की रूपरेखा निर्धारित करते हैं। यह C.F. स्ट्रॉन्ग स्वीकार करता है। एक नमनीय एवं अलिखित संविधान पाया जाता है ग्रेट ब्रिटेन में। वह देश जिसका संविधान अलिखित है इंग्लैंड है। ग्रेट ब्रिटेन के अलिखित संविधान के विकास के मुख्य कारण है परंपराओं को कानून समान पवित्र मान लेने की ब्रिटेन की मान्यता, परंतु न्यायालय में बात योग्य नहीं। एक देश जो कठोर संविधान का एक सर्वोच्चतम उदाहरण है वह है संयुक्त राज्य अमेरिका। संविधान के बिना सरकार अधिकार बिना शक्ति के समान है, यह कथन थॉमस पेन का है। संवैधानिक शासन का अर्थ है संविधान के प्रावधानों के अनुरूप शासन, विधि का शासन, नागरिक अधिकार और सीमित शासन। उदारवादी संविधानवाद का अभिन्न अंग नहीं है बहुमतवाद ये उदारवादी संविधानवाद का अभिन्न अंग नहीं। सरकार के प्रकार तो इसमें संस्थात्मक, अध्यक्षात्मक, एकात्मक एवं संघात्मक, इसको पढ़ेंगे। तो संसदीय शासन प्रणाली के व्यवहारिक पहलू को मात्र परिभाषित करने के लिए प्रधानमंत्री शासन शब्दावली को गढ़ा या प्रधानमंत्री को निर्वाचित तानाशाह की संज्ञा दी। तो रैमजे म्यूर ने प्रधानमंत्री को निर्वाचित तानाशाह प्रधानमंत्री शासन शब्द की गणना की। फिर है सूची को सूची 2 से मिलाना है तो मंत्रिमंडलीय सरकार ये सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर काम करती है। अध्यक्षात्मक जो सरकार होती है इसमें शक्तियों का वियोजन होता है। फिर है संघात्मक सरकार में शक्तियों का विभाजन होता है। एकात्मक सरकार में शक्तियों का केंद्रीकरण होता है। 1787 के फिलाडेल्फिया कन्वेंशन में यूएसए में कन्फेडरेशन प्रकार की संविधान प्रणाली को संशोधित किया गया। द अमेरिकन प्रेसिडेंसी पुस्तक के लेखक हैं विल्सन डब्ल्यू ये द अमेरिकन प्रेसिडेंसी पुस्तक के लेखक। संघात्मक सरकार के सफल संगठन हेतु आवश्यक शर्तें हैं तो केंद्र राज्य समन्वय। अमेरिकी संघ की स्थापना की गई थी स्वैच्छिक समझौते के माध्यम से। सरकारें विधानमंडल के अनिवार्य भाग के रूप में द्वितीय सदन होती हैं संघीय प्रकार की सरकार में। वह देश जिसमें राजनीतिक व्यवस्था के प्रमुख सिद्धांत के रूप में शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत स्थापित हुआ अमेरिका है। यूरोपीय विद्यमान जिसके द्वारा शक्तियों के विभाजन के बारे में अमेरिकी मॉडल को प्रभावित किया गया था मॉन्टेस्क्यू है। फिर है दोहरी नागरिकता, राष्ट्रीय नागरिकता और राज्य नागरिकता प्राप्त है तो स्विट्जरलैंड और यूएसए को। संघवाद का सिद्धांतकार नहीं है तो डेविड हिस्टन संघवाद का सिद्धांतकार नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति को अपने मार्ग को अपनाने की क्षमता 4 महत्वपूर्ण संबंधों पर निर्भर करता है। पहला कांग्रेस, दूसरा संघीय नौकरशाही, तीसरा उच्चतम सरकार और चौथा है मास मीडिया। उपरोक्त में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है तो कांग्रेस सबसे महत्वपूर्ण है। द्वैध नागरिकता की व्यवस्था है तो यूएसए में द्वैध नागरिकता यानी डुअल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है। एक संघीय प्रणाली में केंद्र सरकार को प्रदत्त शक्तियों की गणना संविधान करता है तथापि कुछ निहित शक्तियां भी होती हैं। निहित शक्तियों का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है तो अमेरिकी जो सर्वोच्च न्यायालय उसके द्वारा निहित शक्तियों का संविधान प्रतिपादित किया गया। एक देश जिसका संविधान एक संघीय दृष्टांत का नहीं है ग्रेट ब्रिटेन है। एक अध्यक्षीय सरकार की विशेषता है शक्तियों का विभाजन या शक्तियों का पृथक्करण। यूएसए में राष्ट्रपति प्रणाली सर्वाधिक सफलतापूर्वक कार्य करती है जिसका कारण है समाज में अल्प अंतर विरोध बहुत ही कम है। ग्रेट ब्रिटेन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स को मुख्यतः रखा गया है क्योंकि यह एक संस्था के रूप में बनाए रखा गया है।
एक संसदीय शासन का लक्षण नहीं है, तो विधायिका एवं कार्यपालिका में पूर्ण पृथक्करण ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का उदाहरण नहीं है। ये किसका उदाहरण है? प्रेसिडेंशियल सिस्टम का उदाहरण है। अच्छा, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की प्रणाली आधारित है, तो सरकार के तीनों अंगों के मध्य सत्ता पृथक्करण से संबंधित है ये। संसदीय प्रणाली में नीति निर्माण से को लेकर विपक्ष के अधिक प्रभाव को एलिजबार्ड द्वारा निर्दिष्ट किया गया है अनौपचारिक शक्ति पृथक्करण के रूप में। संघीय व्यवस्था को स्वशासन और साझा नियमों का योग के रूप में परिभाषित किया है, तो डेनियल अल्जार ने किया है। एकात्मक शासन व्यवस्था विद्यमान है, तो स्वीडन में है, नॉर्वे में है और फिनलैंड में है। वह विद्वान जिसने अध्यक्षात्मक व्यवस्था की आलोचना की और कहा कि दोहरी लोकतांत्रिक वैधता मतदाताओं को भ्रमित करती है और जवाबदेही को रोकती है। ये जुआन जोस लिंज ने ऐसा कहा था। द स्पिरिट ऑफ लॉज के लेखक हैं मॉन्टेस्क्यू हैं। संस्थात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता नहीं है, तो कार्यपालिका का निश्चित कार्यकाल ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का उदाहरण नहीं है। कभी भी सरकार ध्वस्त हो सकती है, जबकि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कहीं ना कहीं सरकार का कार्यकाल निश्चित होता है। फिर है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में प्रशासन पर कार्यकारी नियंत्रण का प्रयोग राष्ट्रपति करता है। वह सरकार जिसको उत्तरदायी सरकार के नाम से भी जाना जाता है, संसदीय शासन, वह संसदीय शासन है। संसदीय सरकार के तहत राज्य का प्रधान होता है, तो संवैधानिक प्रधान होता है। एक अध्यक्षात्मक शासन की विशेषता है स्थायित्व। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान है, तो लिखित एवं कठोर है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था शक्ति पृथक्करण सिद्धांत पर संचालित होती है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका शक्तिशाली होती है क्योंकि इसका कार्यकाल स्थिर है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का मुख्य दोष है विधायिका और कार्यपालिका के मध्य समन्वय का अभाव। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषता है, पहला है कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति अपने मंत्रिमंडल की नियुक्ति स्वयं करता है। फिर है राष्ट्रपति व्यवस्थापिका का विघटन नहीं कर सकता। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का प्रमुख गुण यह है कि यह कार्यकारिणी की स्थिरता सुनिश्चित करती है। एक अध्यक्षात्मक प्रणाली की विशेषता नहीं है, तो सामूहिक उत्तरदायित्व इसकी विशेषता नहीं है। अध्यक्षीय सरकार में राष्ट्रपति जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। अध्यक्षीय सरकार में राष्ट्रपति जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। अध्यक्षात्मक शासन के विषय में सही कथन है कि मंत्री है व्यवस्थापिका की कार्यवाही में भाग लेते हैं। मंत्री व्यवस्थापिका की कार्यवाही में भाग लेते हैं। अध्यक्षात्मक व्यवस्था में कैबिनेट के सदस्य जिम्मेदार होते हैं राष्ट्रपति के प्रति। भारतीय संघ मुख्य आधारित है। संघ व्यवस्था जो पाई जाती है कनाडा में। तो वह देश जिसमें एकात्मक शासन व्यवस्था नहीं है, ऑस्ट्रेलिया। एकात्मक राज्य की परिभाषा एक केंद्रीय सरकार के आंतरिक संगठन राज्य के रूप में दी है स्ट्रॉन्ग ने। फिर है शासन प्रणाली और आवश्यक गुण, तो कैबिनेट शासन प्रणाली में सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में शक्ति पृथक्करण होता है। संघात्मक शासन प्रणाली में शक्ति विभाजन होता है और एकात्मक शासन प्रणाली में शक्तियों का संकेंद्रण होता है। वह देश जो अध्यक्षात्मक और संघीय प्रणालियों का सर्वोच्च उदाहरण है, तो फ्रांस में संघात्मक एवं संसदीय एवं अध्यक्षात्मक दोनों प्रकार की व्यवस्था पाई जाती है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में नेहरू जी ने संसदीय प्रणाली को पसंद किया था। संघीय व्यवस्था में प्राय आवश्यकता होती है लिखित संविधान एवं शक्ति विभाजन की। संस्थात्मक व्यवस्था शासन के सामयिक मूल्यांकन के साथ साथ दिन प्रतिदिन के मूल्यांकन का भी अवसर प्रदान करती है। संसदीय व्यवस्था की यह परिभाषा दी है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। द्विसदनवाद शासन प्रणालियों में से एक अनिवार्य विशिष्टता है संघात्मक व्यवस्था की। वह देश जिसमें सरकार संस्थात्मक अथवा अध्यक्षात्मक प्रणाली का मिश्रण है, तो यह है फ्रांस। वह पद जो केवल संस्थात्मक शासन प्रणाली में ही पाया जाता है, प्रधानमंत्री। और सरकार जो सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करती है, तो संस्थात्मक यानी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। संसदीय शासन प्रणाली का अपरिहार्य गुण है क्या है? कार्यपालिका में विधायिका का समन्वय। संसदीय शासन प्रणाली की सफलता के लिए आदर्श स्थिति है द्विदलीय व्यवस्था का होना। संघ की सफलता के लिए आवश्यक है भौगोलिक संलग्नता, हितों की समानता एवं समुचित संसाधन। एकात्मक व्यवस्था में केंद्र सर्वशक्तिशाली होता है। वह देश जहां संघीय शासन व्यवस्था है, तो मलेशिया में संघीय शासन व्यवस्था है। परिसंघ संघवाद से भिन्न है क्योंकि इसके सदस्य संप्रभु सत्ता रखते हैं। परिसंघ यानी कन्फेडरेशन फेडरेशन से भिन्न है क्योंकि कन्फेडरेशन के जो सदस्य होते हैं संप्रभु सत्ता रखते हैं। जैसे कि जो सार था वो एक प्रकार से कन्फेडरेशन था जिसके जो सदस्य थे वो अलग से अपनी संप्रभुता रखते थे। संघीय व्यवस्था दल की भावना को सघन बनाती है और हमेशा इसे जीवंत रखती है। ये लॉर्ड ब्राइस का कथन है। एबी डाइसी ने संघात्मक सरकार की परिभाषा इस प्रकार दी कि एक संघात्मक राज्य एक ऐसे राजनीतिक उपाय के अतिरिक्त कुछ नहीं है जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय एकता तथा राज्य के अधिकारों में मेल रखना है। फिर है एकात्मक राज्य वह है जिसमें समस्त सत्ता एवं शक्ति एक केंद्र में निहित रहती है, जिसकी इच्छा और
इसके अभिकर्ता संपूर्ण क्षेत्र पर वैधानिक रूप से सर्वशक्तिमान होते हैं। हरमन फाइनर का ये कथन है। संघात्मक व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन होता है संविधान द्वारा। एकत्ववाद का राजनीतिक विज्ञान में अर्थ है संपूर्ण शक्ति एक ही बिंदु पर केंद्रित है। एक केंद्रीय शक्ति के द्वारा स्वाभाविक रूप से सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग किया जाना ही एकात्मक शासन है। ये परिभाषा किसने दी है? तो ये परिभाषा डायसी ने दी थी। संसद बातचीत की दुकानों जैसी है, ये लेनिन ने कहा था। राज्यों का वर्गीकरण गणतंत्र, जनतंत्र, कुलीन तंत्र और राजतंत्र में किया तो मॉन्टेस्क्यू ने किया। संघात्मक शासन व्यवस्था का विशेषज्ञ माना जाता है केसी बेयर को। वह देश जहां दोहरी नागरिकता के साथ सरकार का संघीय रूप है यूएसए है। सरकार की व्यवस्थाओं में से द्विसदनवाद यानी डुअल, एक प्रकार से बाइकैमरलिज्म अनिवार्य विशेषता है संघीय व्यवस्था की। ये अनिवार्य व्यवस्था है बाइकैमरलिज्म। संसदीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है तो सरकार का स्थिर कार्यकाल ये संसदीय शासन व्यवस्था की विशेषता नहीं है। संघवाद का आदर्श स्वरूप अथवा अभीष्ट रूप है सहकारी संघवाद यानी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ये कहीं ना कहीं फेडरलिज्म का आदर्श रूप है। अब सोचिए कुछ सोचिए तो से मिलाना तो सरकार का प्रकार और देश का नाम, तो संसदीय संघीय रिपब्लिकन ये भारत में है। अधिष्ठात्मक या संघीय रिपब्लिकन ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है, यूएसए में है। संसदीय एकात्मक राजतंत्रात्मक यूनाइटेड किंगडम में है। संसदीय कम अधिष्ठात्मक एकात्मक रिपब्लिकन ये फ्रांस में व्यवस्था है। संसदीय सरकार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कार्यपालिका का विधानमंडल के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व। ब्रिटिश संसदीय प्रणाली के बारे में सत्य कथन है। पहला है संसद किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। फिर है रानी मंत्रिमंडल की सलाह के अनुसार कार्यवाही करती है। मंत्रिपरिषद सामूहिक जिम्मेदारी के सिद्धांत पर कार्य करती है। सहकारी संघवाद का पद का उदय हुआ है तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कोऑपरेटिव फेडरलिज्म शब्द आया है। तो जे को सोचे दो से मिलाना है तो राजनीतिक व्यवस्था के प्रकार को देश से मिलाना है। तो संवैधानिक रूप में विकेंद्रित संघ ये यूके का है। फिर है कुछ संघीय गुणों के साथ संघ भारत में है। परिसंघ स्विट्जरलैंड में देखने को मिलता है और महासंघ यूएसए में देखने को मिलता है। सर्वसत्तात्मक रूप में सरकार नहीं है। संसदीय रूप की जो सरकार है वो सर्व सत्तात्मक नहीं होती है यानी ऑल पावरफुल, इसमें ऑल माइटी ये नहीं होती। मैग्ना कार्टा, गौरवपूर्ण क्रांति और जॉन लॉक की रचनाएं आदि सब ने ग्रेट ब्रिटेन को मजबूत बनाने में योगदान दिया है। तो इसके संसदीय लोकतंत्र को ग्रेट बनाने में इन सब ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सरकार के अधिष्ठात्मक प्रणाली के बारे में सही कथन, तो पहला है राष्ट्रपति राज्य व सरकार दोनों का अध्यक्ष होता है। फिर वह शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित रहता है और फिर है राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल निश्चित होता है। एकात्मक राज्य वह है जिसमें समस्त सत्ता एवं शक्ति एक केंद्र में निहित रहती है, जिसकी इच्छा और इसके अभिकर्ता संपूर्ण क्षेत्र पर वैधानिक रूप से सर्वशक्तिमान होते हैं। यह कथन है हरमन फाइनर का। देश समूह जिसमें एकात्मक संविधान है ग्रेट ब्रिटेन, चीन और फ्रांस। देशों के समूह जो एक दलीय राज्य हैं चीन, उत्तर कोरिया, वियतनाम। संघात्मक संविधान में पाई जाने वाली समान विशेषताएं हैं तो लिखित एवं परिवर्तनशील संविधान, केंद्र एवं इकाइयों के मध्य शक्तियों का विभाजन, द्विसदनात्मक राष्ट्रीय विधानमंडल। आध्यात्मिक शासन जिन सिद्धांतों में परिचालित होता है वे हैं शक्ति पृथक्करण, राजाध्यक्ष वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करता है, राष्ट्रपति व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, और शब्दावली जो अनन्य रूप से केवल संघवाद से संबंधित नहीं है। द्विसंधात्मकवाद ये अनन्य रूप से केवल संघवाद से संबंधित नहीं है ना, इसमें एक प्रकार से संघवाद के साथ साथ अन्य चीजें भी इसमें शामिल होती हैं। और सरकार जिसको उत्तरदायी सरकार के रूप में भी जाना जाता है वह है संसदीय सरकार, है ना। अपने संविधान में इकाइयों को संघ से पृथक होने का अधिकार दिया है संयुक्त अमेरिका ने। अपने संविधान में इकाइयों को संघ से पृथक होने का अधिकार संयुक्त अमेरिका में दिया गया है। फिर है एकात्मक सरकार में कानून बनाने की सत्ता सतत रूप में एक केंद्रीय शक्ति में निहित होगी। यह कथन फाइनर से संबंधित है। संस्थात्मक एवं अंतर्चात्मक सरकारों का वर्गीकरण किया जाता है विधायिका एवं कार्यपालिका के बीच संबंध के आधार पर। फेडरल गवर्नमेंट के लेखक हैं केसी बेयर। फेडरल गवर्नमेंट के लेखक कौन है? केसी बेयर है। शासनात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति प्रधान है, राज्य एवं सरकार दोनों का। संस्थात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका व्यवस्थापक के प्रति उत्तरदायी होती है। वे कारक जो केंद्र पर वो कारक जो राज्यों पर केंद्र के बढ़ते नियंत्रण के उत्तरदायी है। दृढ़ दलीय अनुशासन। दूसरा है केंद्र पर राज्यों की वित्तीय निर्भरता और क्षेत्रीय दलों का उदय। संसदीय लोकतंत्र की कीमत नौकरशाही है। यह कथन हर्बर्ट मॉरिसन का है। संसदीय लोकतंत्र की कीमत नौकरशाही है। यह कथन हर्बर्ट मॉरिसन का है। सहकारी संघवाद का लक्षण है मजबूत केंद्र के आधार पर प्राप्त संयोग। संघीय व्यवस्था में शक्ति विभाजन का प्रावधान करता है, संविधान करता है। फिर है संसदीय शासन व्यवस्था में मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व की ओट में
नौकरशाही फलती फूलती है कथन रेमजे म्योर का है। संकट काल का सामना करने के लिए उपयुक्त नहीं है। संसदीय सरकार संकट काल का सामना करने के लिए उपयुक्त नहीं है। इसके लिए अध्यक्षीय शासन प्रणाली महत्वपूर्ण होती है। वह सरकार जो सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करती है, संस्थात्मक सरकार है। संघवाद में ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता होती है जिनकी इच्छा संघ की होती है, परंतु उन्हें एकता की इच्छा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। यह एविटाइसिक कथन है। अमेरिकी संघ की स्थापना स्वैच्छिक समझौते के माध्यम से की गई। सरकार के अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बारे में देखेंगे। तो अमेरिका में विदेशी सरकारों को मान्यता देने की शक्तियां निहित हैं राष्ट्रपति में। वह देश जिसकी कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है, अमेरिका। न्यायाधीशों को व्यवस्थापिका द्वारा चुना जाता है, स्विट्जरलैंड में। फिर है, यदि द्वितीय सदन प्रथम सदन से सहमत होता है तो यह अनावश्यक है, यदि यह असहमत होता है तो यह घातक है। यह टिप्पणी अबे सेज की है। प्रशासनिक न्यायालय का विकास सर्वप्रथम फ्रांस में हुआ। वह विचारक जिसने लैटिन अमेरिकी राष्ट्रपतियों के लिए राष्ट्रपति के नाम के साथ निर्वाचित राजा शब्दावली का प्रयोग किया है, सिमोन बोलीवर है। मुख्य कार्यपालक के व्यवस्थापिकाओं की भांति बहुत प्रकार होते हैं, किंतु सरकार पर उसका नियंत्रण बहुत कम हो गया है। यह वक्तव्य किसने दिया है? तो A.H. ब्राउन ने दिया। फ्रांसीसी लोकतंत्र की विशेषता नहीं है, तो संघवाद फ्रांसीसी लोकतंत्र की विशेषता नहीं। वह देश जिसमें न्यायिक पुनरीक्षण का प्रावधान नहीं है, यूनाइटेड किंगडम है। पॉकेट वीटो, संघीय विधायिका को राष्ट्रपति का संदेश, कूट प्रणाली, कोष्ठ पद्धति, एक विधेयक, ये सभी लक्षण हैं अमेरिका की राजनीतिक प्रणाली के। फिर है, सोचिए को सोची दो से मिलाना है। तो फ्रांस, ये दो प्रकार के न्यायालय यहाँ पर हैं। यूके में सर्वसत्ताधारी संसद है। यूएसए में न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था की गई है। भारत में विधि द्वारा स्थापित कार्यविधि की व्यवस्था की गई। द स्पिरिट ऑफ द लॉज के लेखक हैं मॉन्टेस्क्यू हैं। सत्ता के ऊपर सत्ता की मर्यादा होनी चाहिए, सिद्धांत की आस्था, इस सिद्धांत पर आस्था थी मॉन्टेस्क्यू की। जो सदनात्मक विधायिका ऐसी संसद है जो अपने ही विरुद्ध विभाजित होती है, यह कथन गार्नर का है। रॉबर्ट पैकेनहैम ने अफ्रीकी, एशियाई तथा लैटिन अमेरिकी देशों की असेंबलियों की महत्वपूर्ण भूमिकाओं की रूपरेखा प्रस्तुत की। वो भूमिकाएं हैं वैध प्रकार, सुरक्षा, बाल प्रकार और प्रशासनिक विहंगावलोकन। फ्रांस के राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि है 5 वर्ष। फ्रांस के राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितनी है? 5 वर्ष। विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली विधायिका है ब्रिटिश संसद। अमेरिकी राष्ट्रपति के बारे में सही कथन है। पहला, अमेरिकी राष्ट्रपति केवल एक बार पुनः निर्वाचित किया जा सकता है। देशद्रोह, घूसखोरी, अन्य अपराधों के लिए उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है। महाभियोग प्रस्ताव की सुनवाई की अध्यक्षता उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है। फिर है, फ्रांस में सरकार और राष्ट्रपति के बीच जटिल संबंध है। इसका कारण है एक मिली-जुली राष्ट्रपति संसदीय प्रणाली की सरकार। फिर है, संयुक्त राज्य अमेरिका में शासन की शीर्ष विहीन शाखा और कांग्रेस की भुजाएं कहा गया है। तो तंत्र नियामकीय आयोग को अमेरिका में शासन की शीर्ष विहीन शाखा और कांग्रेस की भुजाएं कहा गया। जेरीमैंडरिंग की प्रथा प्रचलित है संयुक्त राज्य अमेरिका में। वह बात जिसमें अमेरिकी मुख्य न्यायाधीश मार्शल ने न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा को परिभाषित किया है। मारबरी बनाम मेडिसन केस है। जो सदन की विद्यमानता, क्षमता की गारंटी व कुछ सीमा तक अत्याचार के विरुद्ध सुरक्षा भी है, गार्नर का कथन है। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में यदि कोई भी प्रत्याशी आवश्यक बहुमत प्राप्त नहीं करता है, तब इसे निर्णय के लिए निर्देशित किया जाता है प्रतिनिधि सभा को। अमेरिका की प्रतिनिधि सभा के कुल सदस्यों की संख्या 435 है। अमेरिका के प्रतिनिधि सभा के सदस्यों की कुल संख्या 435 है। ब्रिटेन में वित्त मंत्री को क्या कहा जाता है? वित्त मंत्रालय को राजकोष विभाग कहा जाता है। संवैधानिक सरकार से संबंधित नहीं है, तो श्रेणी तंत्र सरकार। वेस्टमिंस्टर मॉडल इंगित करता है एक प्रकार का शासन जो कि ब्रिटेन में पाया जाता है। अब है, सोचिए को सोचितों से मिलाना, यानी प्रधानमंत्री संबंधी विचार और व्यक्ति। छोटे छोटे नक्षत्रों के बीच चंद्रमा, ऐसा बर्मन बोलते हैं। प्रधानमंत्री को छोटे छोटे नक्षत्रों के बीच चंद्रमा, बर्मन बोलते हैं। समकक्षों में प्रथम मार्ले बोलते हैं। संपूर्ण शासन व्यवस्था की मूल लास्की ऐसा बोलते हैं। सूर्य जिसके इर्द गिर्द नक्षत्र घूमते हैं, जेनिंग्स ऐसा बोलते हैं। वह देश जहाँ विधि का शासन नहीं पाया जाता है फ्रांस है। यहाँ पर प्रशासकीय विधि चलती है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ चलता है। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री नियुक्त होता है। विश्व में सबसे पुराना द्वितीय सदन लॉर्ड सभा है, जो कि ब्रिटेन में है। विश्व का सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन ये सीनेट है, संयुक्त राज्य अमेरिका का। संसदों की जननी ब्रिटिश संसद है। द्वितीय सदन के सदस्यों का चुनाव यूएसए देश में इकाइयों के लोगों द्वारा किया जाता है। नंबर 1 और नंबर 2
3 या 4 की हैसियत की कोई तुलना नहीं की जा सकती है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री के बारे में यह कथन विंस्टन चर्चिल का है। वह शासन प्रणाली जो शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत की उपज एवं उत्तराधिकारी समझी जाती है, अमेरिकी है। फिर सोचिए 1 को सोचिए 2 से मिलाना है तो स्विट्जरलैंड दोनों सदनों की समान शक्तियां हैं स्विट्जरलैंड में। अमेरिका में उच्च सदन निम्न सदन की अपेक्षा अधिक संपन्न है, अधिक शक्ति संपन्न है। भारत में निम्न सदन उच्च सदन की तुलना में अधिक शक्ति संपन्न है। फ्रांस तो नेशनल असेंबली सरकार गिरा सकती है, फ्रांस में नेशनल असेंबली सरकार गिरा सकती है। वह देश जिसमें अवशेष शक्तियां राज्यों इकाइयों पर निर्भर करती है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, स्विट्जरलैंड है और ऑस्ट्रेलिया। संसदीय सरकार में प्रथम प्रधानमंत्री बना तो ये है रॉबर्ट वालपोल। संसदीय सरकार में प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना था? रॉबर्ट वालपोल। चीन में वास्तविक सत्ता है स्थायी समिति के पास है। फिर है अमेरिकी संविधान में संतुलन रखने वाला पहिया माना जाता है सर्वोच्च न्यायालय को। इंग्लैंड की संसद सब कुछ करने में सक्षम है सिवाय औरत को आदमी और आदमी को औरत बनाने की। यह कथन डी लोम्ब्रे का है। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। वह देश जिसके राष्ट्रपति को स्वविवेकी अधिकार प्राप्त है, फ्रांस के राष्ट्रपति को। अमेरिकी प्रतिनिधि सदन संबंधित नहीं है तो फिलिबस्टर, ये अमेरिकी प्रतिनिधि सभा संबंधित नहीं है। चीन की कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है तो राष्ट्रीय परिषद ये चीन की कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है। फिर है चीन की राष्ट्रीय जन कांग्रेस राष्ट्रीय विधायिका की स्थायी समिति राष्ट्रीय संसद के साथ राज्य प्रमुख एवं सर्वोच्च न्यायालय जैसे भी काम करती है। अधिशात्मक व्यवस्था वाली सरकार में कैबिनेट के सदस्य उत्तरदायी होते हैं राष्ट्रपति के प्रति। संसदीय जनतंत्र में वास्तविक सत्ता निहित होती है मंत्रिपरिषद में। फिर संस्थात्मक सरकार में कार्यपालिका अपने समस्त कार्यों एवं नीतियों के लिए उत्तरदायी होती है विधायिका के प्रति। अधिशात्मक व्यवस्था वाली सरकार में कैबिनेट के सदस्य उत्तरदायी होते हैं राष्ट्रपति के प्रति। वह देश जहाँ अर्ध राष्ट्रपति प्रणाली प्रचलित है, फ्रांस में है। वह देश जहाँ एक बार अध्यक्ष सदा के लिए अध्यक्ष प्रथा का अनुसरण होता है, यूके में। उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक पुनरीक्षण के अधिकार को सर्वप्रथम यूएसए में स्थापित किया गया। न्यायपालिका के उल्लेखनीय हस्तक्षेप द्वारा व्यक्ति के न्यायिक अधिकारों का विकास यूएसए में हुआ। संसदीय व्यवस्था में कैबिनेट उत्तरदायी होता है विधायिका के प्रति। संसदीय शासन का मूल सिद्धांत है व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका के मध्य एकीकरण। फिर है संसदीय सरकार गोपनीयता के सिद्धांत पर संचालित होती है, जिसका अभिप्राय है मंत्रिमंडल के सदस्य मंत्रिपरिषद की कार्यवाही से संबंधित सूचना को उजागर नहीं कर सकते। संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिपरिषद के सदस्य सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, संसद के लोकप्रिय सदन यानी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मैकुलोच बनाम मैरीलैंड वाद के निर्णय में अमेरिकन उच्च न्यायालय ने पहली बार राज्यों पर संघीय शासन की उत्कृष्टता सिद्धांत की स्थापना की। संयुक्त राज्य अमेरिका में कार्यपालिका का प्रमुख है राष्ट्रपति। वह अनुच्छेद जो संवैधानिक अदालतों की स्थापना के लिए प्रावधान करता है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका की न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करता है, अनुच्छेद 3 है। वह राज्य जिसकी व्यवस्थापिका का दूसरा सदन विश्व का सबसे कमजोर उच्च सदन माना जाता है, यह है ब्रिटेन। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय विधानमंडल के रूप में जाना जाता है तो कांग्रेस को। फिर है प्रदत्त विधायन की व्यवस्था से नौकरशाही की शक्तियों में वृद्धि होती है। तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन होते हैं, इससे इसकी शक्ति में वृद्धि होती है, कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी की शक्ति में वृद्धि होती है। फिर है जहाँ व्यवस्थापिका मंत्रिमंडल के समक्ष दुर्बल है और मंत्रिमंडल राष्ट्रपति के समक्ष दुर्बल है। यह विशेषता है फ्रांस के 5वें गणतंत्र के संविधान की। इंग्लैंड में न्यायिक पुनर्लोकन होता है संसदीय विधायन का। वह देश जिसमें राज्य न्यायालयों को सभी स्तर के न्यायालयों को न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार प्राप्त है, वो है अमेरिका। एक अनोखी कार्यपालिका जो स्थायित्व एवं उत्तरदायित्व के गुणों से युक्त है को वर्णित किया जा सकता है स्विस कार्यपालिका की तरह। एक व्यवस्थापिका जनता की शिकायतों की समिति के रूप में कार्य करती है, यह कथन केसी बियर का है। केसी बियर द्वारा प्रतिपादित व्यवस्थापिकाओं के हास का अर्थ है दूसरी संस्थाओं की बढ़ती हुई शक्तियों की तुलना में उसकी स्थिति में उतार। कार्यपालिका का प्रमुख कार्य है प्रशासन चलाना। निर्वाचन प्रणाली एवं प्रतिनिधित्व के सिद्धांत, तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के सिद्धांत का प्रतिपादक है थॉमस हेयर। अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व हेतु 3 महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं हैं, सीमित मत योजना, संचय मत योजना और सीटों का आरक्षण। अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की पद्धति नहीं है तो सार्वभौमिक मताधिकार प्रणाली। सूची प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक मतदाता एक पूरी सूची को अपना मत देता है। हेयर प्रणाली तत्पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से है। वह शासन का प्रकार जो विश्व राज्य का मॉडल बन सकता है संघात्मक सरकार है। एक सार्वभौमिक बस मताधिकार के प्रबल विरोधियों में से एक था जे.एस. मिल। अब हम सोचिए 2 से मिलाएंगे, यानी निर्वाचन प्रणाली और देश में कौन सा सिस्टम है उसको देखेंगे। तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम यूएसए में है। द्वितीय मतदान प्रणाली या सेकंड बैलेट सिस्टम फ्रांस में है। वैकल्पिक मत प्रणाली ये ऑस्ट्रेलिया में है और अतिरिक्त सदस्य प्रणाली ये जर्मनी में। व्यवस्थापिका को अधिक जन प्रतिनिधित्व बनाने के लिए
जे.एस. मिल ने संतुति की है, तो जे.एस. मिल ने अनुपातिक प्रतिनिधित्व की बात की है। फिर है महिला मताधिकार की बात की है, शिक्षित व्यक्तियों के लिए बहुल मताधिकार की बात की है। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का अर्थ होता है धार्मिक आधार पर प्रतिनिधित्व। प्रतिनिधित्व का वह सिद्धांत जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र को प्रतिष्ठा देता है, क्रांतिकारी सिद्धांत। अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने की एक विधि है सूची प्रणाली। अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की प्रणाली नहीं है, तो सार्वभौमिक मताधिकार ये अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व की प्रणाली नहीं है। अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की प्रणाली क्या है? सूची प्रणाली। अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व के लिए सर्वोच्च पद्धति है अनुपातिक प्रतिनिधित्व। प्रतिनिधित्व की एक पद्धति है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष चुनाव। प्रतिनिधित्व का रूढ़िवादी सिद्धांत प्रतिनिधित्व के न्यासी प्रतिरूप का समर्थन करता है। फिर है एकल सदस्यीय बहुल चुनावी व्यवस्था का दोष नहीं है, तो इस व्यवस्था में प्रतिनिधि और उसके निर्वाचन क्षेत्र के बीच जुड़ाव टूट जाता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति विशेष उपयोगी है बहुदलीय व्यवस्था के लिए। प्रतिनिधित्व का सिद्धांत है एकल संक्रमणीय मत। अनुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था एक निर्वाचन कार्यविधि के रूप में अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करती है। निर्वाचन की सूची प्रणाली पाई जाती है यूएसए में। निर्वाचन की सूची प्रणाली कहाँ पाई जाती है? यूएसए में। अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था का प्रस्ताव ब्रिटिश संसद में सर्वप्रथम थॉमस हेयर ने रखा था। डुवर्जर्स लॉ या डुवर्जर्स लॉ ने निर्वाचन कानून को इन शब्दों में परिभाषित किया: बहुसंख्यक यानी बहुलता, एक मतपथ प्रणाली जो पार्टी द्वैतता की ओर प्रवृत्त होती है। निर्वाचन की सूची प्रणाली की विशेषताएं हैं तो केवल बहुसदस्य चुनाव क्षेत्र होते हैं इसमें। दल चुनाव के लिए उम्मीदवारों का पैनल बनवाते हैं। एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली में प्रत्येक मतदाता के लिए आवश्यक है निर्वाचित होने वाले प्रत्याशियों जितनी वरीयता को इंगित करना। निर्वाचन प्रणाली में एक दोष यह है कि इसके अंतर्गत यह संभव है कि निर्वाचित व्यक्ति को निर्वाचकों के आधे से अधिक मत प्राप्त न हो। इस विरोधाभास को दूर किया जा सकता है द्वितीय मत प्रणाली द्वारा। फिर सोचिए को सोचिए तो से मिलाना है तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व ये थॉमस हेयर बात करता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व का। व्यवसायिक प्रतिनिधित्व की बात जीडीएच कोल करता है। एक व्यक्ति एक मत बेंथम का है और एक से अधिक मत बात कौन करता है? जे.एस. मिल करता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली बहुदलीय व्यवस्था के विकास की परिस्थितियां पैदा करती है। यह अवधारणा प्रतिपादित की है एम. डुवर्जन ने। वह मतदान व्यवस्था जिसमें मतदाता किसी प्रत्याशी को एक से अधिक मत दे सकता है कहलाती है संचयी मतदान। संचयी मतदान। वोट देने का अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है। मताधिकार का यह नियम अधिकांश देशों द्वारा अपनाया गया है आयु आधारित। महिला मताधिकार का प्रबल समर्थक था, तो सिजविक ये महिला मताधिकार का प्रबल समर्थक था। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार वास्तव में सार्वभौमिक नहीं है, यह कथन गिलक्राइस्ट का। फिर है भारत में स्वस्थ एवं सम्यक जनमत निर्माण के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है निरक्षरता। वह देश जहाँ दबाव समूह सर्वाधिक सक्रिय है यूएसए है। अज्ञात साम्राज्य के रूप में जाना जाता है दबाव समूहों को, इनविजिबल एम्पायर या अज्ञात साम्राज्य के रूप में जाना। फिर है दबाव समूहों की भूमिका सिर्फ उसके अपने सदस्य के कल्याण तक सीमित है। दबाव समूह की भूमिका सिर्फ उसके अपने सदस्य के कल्याण तक सीमित है। मोस्ट बार द्वारा बताए गए राजनीतिक दल के संगठन का बुनियादी तत्व नहीं है, तो श्रमिक नहीं है। दी नेशनल एसोसिएशन फॉर द गवर्नमेंट ऑफ कलर्ड पीपल, इस समूह संयुक्त राज्य अमेरिका का है। उपद्रव एवं प्रदर्शन उदाहरण है अप्रतिमानित यानी चमत्कारिक इस समूह के हित अभिमुखीकृत प्रकारों और अन्य अप्रतिमानित समूह प्रकारों के में भेद किया अल्मंड एवं कोलमैन ने। बहुदलीय व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है फ्रांस। पब्लिक ओपिनियन नामक पुस्तक के लेखक हैं वाल्टर लिपमैन। दबाव समूह चुनाव लड़ना ये तरीका नहीं अपनाते हैं। जेन ब्राउन के अनुसार दबाव समूह के लक्षण हैं तो संसंग्रात्मक जो दबाव समूह है के लक्षण है उद्देश्य आधारित संबंध, ऐच्छिक संबंध और औपचारिक संगठन। पेरवा विद्वान जिसने ब्रिटिश राजनीतिक दलों के बारे में यह राय दी कि कंजर्वेटिव पार्टी व लेबर पार्टी के अंदर शक्ति का बंटवारा समान है, रॉबर्ट मैकेंजी है। मॉर्गन डुवर्जन ने राजनीतिक दल के लिए प्रयोग किया है समुदाय शब्दावली का। यह समूहीकरण की शैली नहीं है, तो अधिशासी अनाधिकारिक प्रतिद्वंदात्मक ये समूह की शैली नहीं। समूह की कल्पना व्यक्तियों के समूह के रूप में नहीं, गतिविधियों के समूह के रूप में आर्थर बेंटलिन ने की है। वह देश जिसमें सिविल सेवक किसी राजनीतिक दल का सदस्य बन सकते हैं फ्रांस है। विपक्ष का कर्तव्य है कुछ भी प्रस्तावित न करना, प्रत्येक बात का विरोध करना और सरकार को बाहर कर देना, यह कथन
टायरनी का है, टायरनी का है। बहुमत की राजनीतिक प्रगति पर अल्पमत को वीटो अधिकार करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता है, यह कथन प्रधानमंत्री इटली का है। एक विधेयक को जनमत संग्रह के लिए प्रस्तुत कर सकता है फ्रांस का राष्ट्रपति या फ्रांस का प्रधानमंत्री। फिर है कन्वेंशन कॉकस एवं प्राइमरी का संबंध मुख्य रूप से अमेरिकी दलों एवं चुनावों से है। जनमत का एक अभिकरण नहीं है, तो न्यायपालिका जनमत का एक अभिकरण नहीं है। राज्यों में से स्विट्जरलैंड की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सभी प्रमुख राजनीतिक दलों को प्रतिनिधित्व मिल जाता है। फिर 2000 के राजनीतिक दलों की संगठनात्मक संरचना के विश्लेषण क्रम में शामिल है गुट बैठक, कोशिका दल और नागरिक सेना। 1996 से 98 तक वह पार्टी जो संयुक्त मोर्चा सरकार में भागीदार थी असम गण परिषद थी। फिर है राजनीतिक दल की विशेषता नहीं है, तो अवैधानिक साधनों का प्रयोग राजनीतिक दल नहीं करते। राजनीतिक दल लोगों का एक ऐसा समूह है जो ऐसे सिद्धांत पर सहमत हो जिसके द्वारा राष्ट्रीय हित की पूर्ति की जा सके, यह परिभाषा एडमंड बर्ग ने दी है। प्रजातंत्र में राजनीतिक दलों के कार्य नहीं है, तो प्रेस को नियंत्रित करने इसके कार्य नहीं है। राजनीतिक दलों का कार्य नहीं है नियम अधिनिर्णय। फिर है स्टेशियोलॉजी अध्ययन, ये राजनीतिक दलों का है, तो स्टेशियोलॉजी का अध्ययन ये राजनीतिक दलों से संबंधित है। गैब्रियल आल्मंड द्वारा हित समूहों की एक श्रेणी के रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया, तो अभिवृत्तिक हित समूह। पोलित ब्यूरो सब संबंधित है समाजवादी पार्टी से, समाजवादी पार्टी से शब्द पोलित ब्यूरो संबंधित है। राजनीतिक दल अधिक सक्रिय होते हैं आम चुनाव के समय। दलीय पद्धति के दोषों को दूर किया जा सकता है आचार संहिता द्वारा। लूट पद्धति यानी स्पाइल सिस्टम संरक्षक नौकरशाही को कहा जा सकता है, तो लूट पद्धति भी कहा जाता है किसको, संरक्षक नौकरशाही को। दबाव समूह का मुख्य उद्देश्य है अपने हितों की रक्षा के लिए शासन पर दबाव डालना। राजनीतिक दलों को राजसत्ता के पीछे की शक्ति के रूप में वर्णन किसने किया है, तो हरमन फाइनर द्वारा इसका वर्णन किया गया है। दबाव समूह को अनाम साम्राज्य की संज्ञा दी है, तो फाइनर ने दी है। वर्तमान लोकतंत्र में अदृश्य साम्राज्य कहा जाता है दबाव समूह को। राजनीतिक दलों का अभिजनवादी सिद्धांत दिया सार्टोरी ने। राजनीतिक दलों के सिद्धांत के संदर्भ में संरचना के आधार पर चतुर्वर्गीय वर्गीकरण का प्रतिपादन मार्क्स डुवर्जन द्वारा किया गया। कुछ दबाव समूह अस्थायी होते हैं जबकि कुछ स्थायी होते हैं। दबाव समूह का कार्य नहीं है सरकार निर्माण के लिए चुनाव लड़ना। राजनीतिक दलों को विचारों का दलाल लावेल ने कहा है। वो विशेषता जो एक राजनीतिक दल को दबाव समूह से भिन्न करती है, प्रत्येक दल अनिवार्यतः किसी निश्चित राजनीतिक वैचारिकी पर आधारित होता है। राजनीतिक दल की परिभाषा सर्वप्रथम बर्ग ने दी थी। वह देश जिसमें एक दलीय व्यवस्था है चीन है। एक दबाव समूह की तकनीक नहीं है, तो एक विचारधारा का प्रसार, ये किसी भी दबाव समूह की प्रकृति नहीं है। फिर है प्रकोष्ठ संपर्क यानी लॉबिंग की कार्यशैली अपनाई जाती है दबाव समूहों द्वारा। राजनीतिक प्रक्रिया का एकीकरण, सरलीकरण एवं स्थायीकरण करते हैं राजनीतिक दल। अमन के दबाव समूहों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है, संरचनात्मक समूह इसमें सम्मिलित नहीं। राजनीति शास्त्र के समूह सिद्धांत के प्रतिपादक थे, तो आर्थर बेंटले थे। फिर है चुनाव प्रक्रिया और दल व्यवस्था के बीच संबंध स्थापित करने वाली अवधारणा कहलाती है डुवर्जर की अवधारणा। लुसियन पाई ने राजनीतिक दलों के सम्मुख ऐतिहासिक संकट माना है, वैधता का संकट, सहभागिता का संकट और एकीकरण के संकट को। फिर दबाव समूह है, तो ये नेशनल एम्प्लॉयज यूनियन है। राजनीतिक दलों को सिंहासन के पीछे की शक्ति कहा है हरमन फाइनर ने। जनमत के निर्माण में सर्व प्रमुख भूमिका पर्यावरण की होती है, विचार वाल्टर लिपमैन ने दिया है। राजनीतिक दलों का व्यवहारवादी विश्लेषण किसने किया है, सैमुअल जे एलर्सवेल्ड ने किया। राजनीतिक दलों का व्यवहारवादी विश्लेषण। गैर प्रतियोगी पार्टी प्रणाली को एक दल सत्तावादी, एक दल बहुवादी और एक दल सर्वाधिकारी विभाजित किया है लॉ एवं मायरन बीनर ने। आभासी या कृत्रिम प्रेशर ग्रुप्स के बारे में बात की है मार्क्स डुवर्जन ने। इस समूहों और दबाव समूहों के बीच कोई भेद नहीं करते हैं, जेम्स कोलमैन। एक देश जो बहुदलीय व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है, फ्रांस। राजनीतिक दल अच्छे या बुरे, इस संबंध में सूचना एकत्र करना वैसा ही है जैसा इस संबंध में विचार करना कि हवाएं और ज्वार भाटा अच्छे होते हैं या बुरे, ये लावेल बोलता है। राजनीतिक दलों की मुख्य भूमिका सरकार बनाने के लिए आवश्यक है। पॉलिटिकल पार्टीज नामक पुस्तक के लेखक डुवर्जर हैं। पॉलिटिकल पार्टीज राजनीतिक दल कार्य करते हैं, तो ये लोक निर्माण का कार्य करते हैं, लोकमत निर्माण का कार्य करते हैं। बहुत दबाव समूह जो हिंसा के माध्यम का समर्थन करता है, प्रदर्शनात्मक कहलाता है। आमंड एवं पावेल द्वारा किए गए दबाव समूहों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है, संवैधानिक दबाव समूह इसमें सम्मिलित नहीं। दलीय प्रणाली किस देश के राजनीतिक जीवन को यंत्रवत बना देती है, तो गिलक्राइस्ट का कथन है ये। तो दलीय प्रणाली किसी देश के
राजनीतिक जीवन को यंत्रवत बना देती है। राइट का कथन है, दबाव समूह का व्यवस्थित अध्ययन करने वाला प्रथम व्यक्ति एफ ए बेंटले है। हित जो प्राथमिक और स्थायी दोनों हितों से उभर सकता है, परिवर्तनीय हित कहलाता है। पब्लिक ओपिनियन नामक पुस्तक के लेखक वाल्टर लिपमैन है। पब्लिक ओपिनियन नामक पुस्तक के लेखक वाल्टर लिपमैन है। अमेरिका में दबाव समूहों द्वारा लॉबी प्रचार विधि प्रयोग में लाई जाती है। दबाव समूह को व्यवस्थापिका के तृतीय सदन के रूप में वर्णन किसने किया है? फाइनर ने किया है। अमन के हित अभिव्यक्त करने वाली संरचनाओं के वर्गीकरण में शामिल नहीं है प्रजातीय संरचनाएं। आधुनिक दल व्यवस्था का उद्भव सर्वप्रथम हुआ है संयुक्त राज्य अमेरिका में। आधुनिक दल व्यवस्था का जो उद्भव हुआ है कहाँ हुआ है? अमेरिका में सबसे पहले। अब सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है तो बहुदलीय व्यवस्था विधानमंडल को अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण बनाता है। एकदलीय व्यवस्था प्रजातांत्रिक सिद्धांत के प्रतिकूल है। द्विदलीय व्यवस्था चयन की स्वतंत्रता को परिसीमित करती है और एक दलीय प्रधान व्यवस्था ये प्रजातांत्रिक सुस्थिरता प्रदान करती है। लोकमत से संबंधित नहीं है तो यह अल्पसंख्यक हित के लिए प्रबंध है। स्वस्थ लोक मत के निर्माण में बाधा है तो अशिक्षा एवं दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। मतदान के नियम अप्रजातांत्रिक होते हैं या मतदान के नियम अप्रजातांत्रिक हैं क्योंकि ये मतदान की निर्णय लेने की आजादी को प्रतिबंधित करते हैं। राजनीतिक समाजीकरण के संदर्भ में प्रभावों के बहुआयामी प्रभाव की चर्चा की है अमन एवं बर्बा ने। राजनीतिक दल देश में अधिनायकवाद से हमारी रक्षा करने का सर्वोच्च कवच है, ऐसा हेराल्ड लास्की बोलता है। स्वस्थ जनमत के निर्माण में एक बाधा है तो नागरिक उदासीनता। ऑरेंज लिस्फार्ड द्वारा वर्णित दलीय व्यवस्था के प्रकार हैं तो सहमत जन दलीय व्यवस्था, संघर्षशील दलीय व्यवस्था तथा समायोजनशील दलीय व्यवस्था। राजनीतिक दलों के प्रकार के बारे में वह राजनीतिक वैज्ञानिक जिसने कैच ऑल पार्टी शब्दावली का सूत्रपात किया है ऑटो किरचाइमर है। फिर है राजनीतिक दलों के प्रकार के रूप में प्रतिनिधित्व का निहितार्थ है समाज में प्रचलित अनेक हितों को संग्रहित करना। रोजर के सिद्धांत के अनुसार द्विदलीय प्रणाली उभर कर आई है बहुसंख्यकवादी राजनीतिक प्रणाली से। रॉबर्ट मैकेंजी ने इस स्थापित मत को अस्वीकार किया है कि ग्रेट ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी अब जनवादी है तथा इस पर नेतृत्व का वर्चस्व होता है और लेबर पार्टी आंतरिक लोकतंत्र के उच्च मानदंड वाली पार्टी। लाक्सो तागेपेरा सूचकांक का संबंध राष्ट्रीय दलीय प्रणाली से। लाक्सो तागेपेरा सूचकांक का संबंध राष्ट्रीय दलीय प्रणाली से है। फिर है एक स्वस्थ जनमत के निर्माण में बाधा है तो सांप्रदायिक प्रचार प्रसार। वह अभिकरण जो लोक मत के निर्माण पर अधिकतम प्रभाव डालता है प्रेस, रेडियो तथा दूरदर्शन। पर्यावरण संबंधी हरित दलों का उद्भव हुआ है नवीन सामाजिक आंदोलनों से। सिराइड मिल्स के अनुसार पावर एलिट में सम्मिलित हैं तो बड़े व्यवसाय, राजनीतिक गुट एवं सेनाएं। अब शासन करने वाला अभिजन स्वयं जिन सिंह के समान अथवा लोमड़ी के जैसे विशिष्ट लक्षणों को धारण करता है के द्वारा अपनी सत्ता प्राप्त करता है और उसको दीर्घ स्थायित्व प्रदान करता है, यह कथन पेरेटो का है। फिर है संचार एवं राजनीतिक व्यवस्था के नियंत्रण का सिद्धांत दिया है कार्ल ड्यूस ने। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है तो भारत विधि द्वारा स्थापित कार्य विधि प्रक्रिया भारत में होती है तो लॉ भारत में है। फिर यूएसए में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। ऑस्ट्रेलिया सरकार का संस्थात्मक रूप देखने को मिलता है। स्विट्जरलैंड में बहुल कार्यपालिका देखने को मिलती है। चिंतक और पुस्तक तो पेरेटो की पुस्तक का क्या नाम है? अभिजन वर्ग का संचरण, सर्कुलेशन ऑफ एलिट्स। मॉस्का की द रूलिंग क्लास। फिर मिचल्स की आयरन लॉ ऑफ ऑलिगार्की या अर्थतंत्र का लोह नियम। शुम्पीटर की कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी पुस्तक का नाम है। वे अभी अब जो राजनीतिक संस्कृति के लिए आवश्यक नहीं है, भ्रष्टाचार। नवीन सामाजिक आंदोलनों का समर्थन किया है नव मध्यम वर्ग ने। राजनीतिक संस्कृति का अर्थ होता है राजनीतिक मान्यताएं और राजनीतिक मूल्य। आधुनिकीकरण की नव भव्य प्रक्रियाओं का सिद्धांत दिया है सीएफ ब्लैक ने। वह विचारक जिसने अभिजन सिद्धांत को मार्क्सवाद के साथ जोड़ने का प्रयास किया है जेम्स बरहम। पुस्तकों को लेखक से मिलाना है। सोशलिज्म पुस्तक ये बर्नार्ड क्रीक की है। मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस ये रॉबर्ट हेल की पुस्तक है। क्लासेस इन मॉडर्न सोसाइटी ये टीबी बोटोमोर की पुस्तक है। प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी ये ई बार्कर की पुस्तक है। लोकतंत्र के अभिजनवादी सिद्धांत का अनुयायी नहीं है तो मॉन्टेस्क्यू नहीं है। फिर है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है तो मॉस्का पुस्तक का क्या नाम है? द रूलिंग क्लास। पेरेटो की द माइंड एंड सोसाइटी। लॉर्ड मिशेल की पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिकल पार्टीज पुस्तक का नाम एक और था, किसका नाम था? डुबर्जर का। रॉबर्ट स्मिथ वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक है। फिर है द लॉजिक ऑफ कलेक्टिव एक्शन पब्लिक गुड्स एंड थ्योरी ऑफ ग्रुप्स पुस्तक के लेखक हैं मंचूर ऑल्सन।
एडमंड बर्क ने यह चेतावनी दी कि समाज में सभी प्राकृतिक प्राधिकारियों के चरण की कीमत सरकार का बढ़ता सैन्य वर्चस्व। द रिवोल्ट ऑफ द मासेस, ये ऑर्टिका गैसेट, ऑर्टिका जॉस ऑर्टिका वही गैसेट की पुस्तक है। वह विचारक जिसने न्यायिक समीक्षा को लोकतांत्रिक सिद्धांत के साथ एकीकृत किया, वह इसे काउंटर मेजोटोरियन डिफिकल्टी कहा है, अलेक्जेंडर बिकल है। टोटलिटेरियन एंड अथॉरिटेरियन रिजीम नामक पुस्तक के लेखक हैं जुआन जोस लिंच। जुआन जोस लिंच ये टोटलिटेरियनिज्म और टोटलिटेरियन एंड अथॉरिटेरियन रिजीम्स के लेखक हैं। फिर है स्वैच्छाचारी शासक को परिभाषित करने के लिए स्टेशनरी बेंडिंग, इसने स्टेशनरी बेंडिट यानी स्थिर डाकू का सिद्धांत दिया है, मनकर ओल्सन ने। सामाजिक क्रांति के अध्ययन के लिए संरचनात्मक उपागम अपनाया है, थेडा स्टॉकपॉल ने। नवीन सामाजिक आंदोलनों की आवृत्ति नहीं है, उपभोगवाद। फिर है शांति आंदोलन, मानवाधिकार आंदोलन, महिला आंदोलन को सम्मिलित किया जा सकता है नवीन सामाजिक आंदोलन में। राज्य के वर्गीकरण में विकासशील समाजों से संबंधित नहीं है, बेवेरियन राज। राजनीतिक सामाजिकरण को उस प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है जिसके द्वारा राजनीतिक संस्कृतियों का अनुरक्षण एवं परिवर्तन किया जाता है। नैतिकतावादी, व्यक्तिवादी एवं परंपरावादी का, है ना, डेनियल एल्जार की राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा डेनियल एल्जार की राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा संबंधित है नैतिकतावादी, व्यक्तिवादी एवं परंपरावादी। वह विचारक जो अभिजन शासन को दो मनोवैज्ञानिक प्रकारों, लोमड़ियों एवं शेरों के साथ जोड़ता है, विल्फ्रेडो पेरेटो है। राजनीति में व्यवहार संबंधी अनुनय का संबंध इस बात से है कि व्यक्ति राजनीतिक रूप से क्या करता है और उसके व्यवहार से तात्पर्य है। यह कथन हिंज जुलाउ का है। वे विद्वान जो राजनीतिक सिद्धांत के पाठवादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करते हैं, एंड्रूज हैकर हैं और जॉन प्रेमनार्च हैं। प्रोफेशनल रिप्रेजेंटेशन नामक पुस्तक J.H. हैलेट की है। सामूहिक उत्तरदायित्व यूनाइटेड किंगडम में पाया जाता है। बहुदलीय व्यवस्था भारत में है। मत संग्रह स्विट्जरलैंड में होता है। यथोचित विधि प्रक्रम ये संयुक्त राज्य अमेरिका में पाया जाता है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहाँ पाई जाती है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। वित्त का शासन सिद्धांत डायसी ने दिया है। सख्त पृथक्करण का सिद्धांत मोंटेस्क्यू का है। प्राकृतिक अधिकार जॉन लॉक ने चर्चा की है। और एकत्ववाद यानी मोनिज्म, मोनिस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेंटी भी इसने दी है, जॉन हस्टी ने दी है। अल्पतंत्र का कठोर कानून ये रॉबर्ट मिशेल का है। फिर है प्रभावकर्ताओं के मध्य एक संबंध है जिसमें एक कर्ता अन्य कर्ताओं को यह कार्य करने के लिए प्रेरित करता है जिसे उन्होंने अन्यथा निष्पादित नहीं किया होता है। यह कथन हेराल्ड लासवेल का है। मोंटेस्क्यू के सत्यों के पृथक्करण के सिद्धांत का उद्देश्य व्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा करना। सोचिए को सोची दो से मिलाना है तो यूएसए दोहरी नागरिकता देता है। भारत विधि द्वारा स्थापित कार्यविधि। स्विट्जरलैंड बहुल कार्यपालिका। ऑस्ट्रेलिया में सरकार का संघात्मक रूप देखने को मिलता है। सिविल सोसाइटी की उत्पत्ति हुई है तो यूरोप में हुई है सिविल सोसाइटी की उत्पत्ति। और विचारक जिसके द्वारा वैश्वीकरण से पृथ्वी का रूपांतरण एक वैश्विक गांव के रूप में हो गया है वह है मार्शल मैक्लुहान। फिर है अभिजात वर्ग सिद्धांतकारों से संबंधित नहीं है तो चार्ल्स बिड्ज, ये अभिजात यानी एलिट जो थ्योरिस्ट है उनसे संबंधित नहीं है। मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस के लेखक हैं रॉबर्ट डेहल। वे लेखक जो इटली से हैं, विल्फ्रेडो पेरेटो एवं इडानो मोस्का। अब सोचिए को सोचिए दो से मिलाना तो लेखक और उनकी अवधारणा। डायसी ने विधि का शासन दिया है। एसपी हंटिंगटन ने राजनीतिक क्षय पॉलिटिकल डीके का कॉन्सेप्ट दिया है। आमंड ने अप्रत्याशित हित समूह का कॉन्सेप्ट दिया है। मारबरी एवं मेडिसन केस न्यायिक समीक्षा जुडिशियल रिव्यू पर आधारित था। फिर सोचिए को सोचिए दो से मिलाना तो लेखक और उनका पद तो डेविड स्टन ब्लैक बॉक्स शब्दावली देते हैं। लुसियन पाई विकास सिंड्रोम डेवलपमेंट सिंड्रोम की बात करते हैं। सैमुअल पी हंटिंगटन लोकतांत्रिकरण की लहर से संबंधित है, वेव्स ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन संबंधित है। फिर है सिमोर मार्टिन लिप्सेट ये पॉलिटिकल मैन का कॉन्सेप्ट देते हैं। उपागम का नाम और उपागम की प्रमुख विशेषता। तो संरचनात्मक प्रकारवाद ये व्यापकतम अर्थों में राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन करता है। संस्थावाद औपचारिक वैधानिक नियमों का अध्ययन करता है। राजनीतिक संस्कृति जनता की मूलभूत अभिवृत्तियों का अध्ययन करती है। नव संस्थावाद अनौपचारिक नियमों का अध्ययन जो संस्था को चलाते हैं करता है। फिर तथ्य सोचिए को सोचिए सिमिलान तथ्य सूचना के अलग अंश हैं। सिद्धांत सामान्यीकरण या सामान्यीकरणों के समुच्चय होते हैं। प्रकल्पना ये कथनों या घटनाओं के बारे में पूर्व कथन है। पद्धति तथ्यों को प्राप्त करने के व्यवस्थित तरीके हैं। परिणाम तथ्यों के संबंध के बारे में कथन होता है। अभिजन का परिसंचरण इन सर्कुलेशन ऑफ एलिट पेरेटो का कॉन्सेप्ट है। सोचिए को सोचिए दो से मिलाना है तो विल्फ्रेडो पेरेटो
शासकीय एवं गैर शासकीय विजन की बात करता है, गवर्निंग एंड नॉन गवर्निंग एलिट्स की बात करता है, इरानो-मॉस्को संगठन की क्षमता की बात करता है, लॉर्ड मिशेल आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की कॉन्सेप्ट देता है, मैक्स वेबर राजनीतिक नेतृत्व के लिए प्रतिस्पर्धा की बात करता है। अब है सोचिए कुछ दो से मिलाना है, तो पहला है आनुभाविक विश्वासों, व्यक्तियों के प्रतीकों व मूल्यों की व्यवस्था राजनीतिक संस्कृति कहलाती है। जनसभाओं में सम्मिलित होना राजनीतिक सहभागिता है। रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्र राजनीतिक सामाजिकरण का उदाहरण है और विद्युत इंजीनियरिंग के शब्दों का प्रयोग राजनीतिक संचार में किया जाता है। हालांकि जो रेडियो, टीवी, समाचार पत्र ये राजनीतिक संचार का भी एक उदाहरण हो सकता है, राजनीतिक सामाजिकरण। तो है ना, रेडियो, टीवी, समाचार पत्र के माध्यम से भी हम जान सकते हैं और इससे राजनीतिक संचार भी होता है। चलिए हमारा यहाँ से ये एक प्रकार से वीडियो खत्म होता है। तो अगर ये वीडियो चीज़ आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।